क्या? मैं अब कुछ ऐसा सोच रही हूँ कि शब्दावली के लिए आप लोगों का टेस्ट पेपर लिया करूँ मैं। हाँ, मतलब अभी मैं सेट पेपर बनवा रही हूँ, मैंने क्वेश्चन दिए हैं टाइपिस्ट को, तो मैं सोच रही हूँ कि डेली के 15 से 20 क्वेश्चन हम लेंगे। सारे जितने भी आपके 6 या 7 जितने टॉपिक हैं, सब में से आपको 2-2 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन कम से कम रहेगा। और उसी तरह से अभी मतलब पेपर का जो इस तरह ऐसा रहेगा, थोड़ा मैं अपनी तरफ से भी बना के क्वेश्चन दूंगी, थोड़े टफ से टफ, और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी होंगे। क्योंकि शब्दावली पे ये हो जाता है ना कि अगर मैं आपको ऐसे बोल के पढ़ाती हूँ तो उसमें भी कोई फायदा नहीं हो रहा आप लोगों का। आपको घर पे याद करने का मोटिवेशन मिलता नहीं है, तो जब आपका टेस्ट होगा तो उससे आपको कम से कम मोटिवेशन तो मिलेगा ना। और फिर मैं नंबर यहाँ पे बोलूँगी, लिस्ट बनाएंगे उसकी, किसके अच्छे नंबर आते हैं। चलो देखो, आज हमारी क्लास में हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो हिंदी साहित्य के काल, ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज समझाती हूँ। जैसे आपकी परीक्षा है, मान लो हम यूपीएसआई को मान के चलते हैं, तो यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यूपीएसआई की बात करेंगे तो 40 क्वेश्चन, या जैसे लेखपाल वगैरह के आते हैं तो उसमें 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लेखपाल में तो मुझे नहीं लगता कि आपका साहित्य से कोई प्रश्न आएगा। जैसे हम बात करें एमपीएसआई की तो उसमें 70 क्वेश्चन आते हैं, और बात करें हम राजस्थान की तो राजस्थान में जो आपका नंबर है वो 200 नंबर का है, ठीक है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि 200 नंबर में आपका साहित्य है ही नहीं, तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, उसमें तो है ही नहीं साहित्य। ध्यान देना, मैं एक बात ये बोलती हूँ कि राजस्थान का जो एसआई का पेपर आता है वो ऐसा है कि जिसने हिंदी को अच्छी तरह से कर लिया ना, वो 200 में से 200 अंक ला सकता है। और सिलेबस भी इतना आसान और इतना सरल है कि इसमें आपका पार्ट 1 और पार्ट 2, कहने का मतलब है वर्णमाला से लेकर वाक्य शुद्धिकरण तक केवल इतना आएगा। तो उसमें निश्चित है हर चीज कि यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। जो अनिश्चित होता है वो होता है ये पार्ट साहित्य वाला, इसमें कोई निश्चित नहीं है कहाँ से आ जाएगा। और ये तो बहुत बड़ा सागर है। कैसे? आप मान के चलो, हाँ, आप मान के चलो कि ये इतना बड़ा आपका क्या है, साहित्य है, ठीक है। और इतना बड़ा साहित्य है, और आपकी परीक्षा में अगर ये प्रश्न होता है तो इसे तो हमने हटा ही दिया, इसमें तो है ही नहीं। अब हम बात करें अगर 70 क्वेश्चन की, तो इसमें कम से कम आपके 10 से 12 क्वेश्चन की संभावना रहती है इससे। और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें 7 से 8, मैंने बहुत मैक्सिमम लिया है, नहीं तो इतना नहीं होता, 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम, ठीक है, पर मैंने मैक्सिमम लिया है कि इतना आ जाए। यूपी कांस्टेबल कोई अलग है, 40 क्वेश्चन का है, वो सेम ही है, ठीक है। अरे तो 37 हो जाए तो और 3 नंबर कम कर लो। वो मैंने एक बताया कि इतनी संख्या, इतने अंकों को लिया हुआ जो होता है, ठीक है। अब हरियाणा में बहुत सारे जो आते हैं आपके एग्जाम, उनमें 15 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान देना, जिन परीक्षाओं में आपका 10 नंबर का, 15 नंबर का अगर इस तरह का पेपर होता है, तो ऐसी परीक्षाओं में जो आपके जो प्रश्न आते हैं शब्दावली और पार्ट 2 से आते हैं। शब्दावली और पार्ट 2 में आ गया आपका पद के भेद से आएंगे, और शब्दावली। इस तरह के अगर इतना अंक रहता है 40 के आसपास में जिनमें, तो उसमें साहित्य का हिस्सा आपका कितना रहेगा, 7 से 8 ज्यादा से ज्यादा। अब मुझे ये बताइए कि 40 में से अगर आपके 32 अंक आ रहे हैं और 8 अंक नहीं हैं आपके, तो 32 अंक भी आपका बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। अब बचे ये 8। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये हमारा साहित्य है वो इतना बड़ा है, ठीक है, और मैं जो आपको पढ़ने के लिए दे रही हूँ वो है इतना हिस्सा, समझ रहे।
और ये जो मैं आपको पढ़ने के लिए दूंगी, इसमें से भी आप इस 7-8 में से अगर जैसे मैं बताऊंगी वैसे अगर आपने कर लिया तो इसमें से भी आप 6 से 7 क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ गए? अब इस 32 में अगर 6 जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया? 38 हो गया। इतने अंक आपके आ जाएंगे तो कोई मुश्किल या कोई परेशानी? इतने आ जाएंगे तो भी मैडम तो खुश नहीं होने वाली, क्योंकि मैडम पूछेगी 2 अंक कहाँ गायब हो गए, है ना। पर फिर भी अगर सही मायने में देखा जाए तो अच्छा स्कोर है। देखो मैं वही कहती हूँ, अगर आप 32 तक भी लेके आते हैं तो अच्छा स्कोर है। अब ये मुझे समझाने का जो मेरा ये तरीका है, मतलब ये जो मैं इसे समझा रही हूँ आपको, क्यों समझा रही हूँ मैं आपको? इसलिए समझा रही हूँ कि एक बात ध्यान रखना, इस साहित्य के चक्कर में, कहने का मतलब इस 7-8 नंबर के चक्कर में अपने 32 नंबर से हाथ मत धोना। कभी पता चले कि आप साहित्य में ही डूबे रहे और आपके ये 32 नंबर भी चले गए, तो ये 32 नंबर आपके कहाँ से मिलेंगे? व्याकरण प्लस शब्दावली से। तो आपको जो फोकस करना है, आपका फोकस, आप अपने फोकस को अगर 100% रखते हैं तो इसमें से 90% फोकस आपका किस पे होना चाहिए? शब्दावली और व्याकरण पर। और 10% जो फोकस है उसको परीक्षा से 10 दिन पहले आपको इस पे लाना है, जो मैं देने वाली हूँ ये। अब याद रखिए कि मैंने आपसे कहा कि अगर 7 से 8 प्रश्न आते हैं तो आपके सही होने की संभावना जो रहेगी 6 से 7। एक क्वेश्चन जो आपका गलत हो रहा है वो यहाँ से हो सकता है, क्योंकि साहित्य के नाम पर इतना बड़ा साहित्य है कि कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, आप कैसे उसको इतना कवर कर ही नहीं पाएंगे। जो साहित्य पढ़ता है बंदा वो तो सारी चीज़ कवर कर नहीं पाता, जिसका पूरा 1 साल उसका बैच चलता है और उसके लिए वो पूरा 2-2.5 घंटे की क्लास लेता है हर दिन, उसके बाद भी वो साहित्य में सब कुछ कवर नहीं कर सकता, तो आप कैसे करेंगे? तो ये बात है कि मैं जो यहाँ पे आपको चीज़ें बताने वाली हूँ, जो समझाने वाली हूँ, उन चीज़ों में से आपको याद करना है और उसमें भी तरीका बताऊंगी कि किस तरह से पहले किसको याद करना है, ज़्यादा फोकस किस पे करना है। तो इसलिए साहित्य में ये बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको साहित्य को लेकर। मैंने अक्सर देखा है कि छात्र साहित्य को लेकर ही परेशान रहते हैं। तो फोकस किस पे करना है? फोकस करना है इस 40 में से जो 32 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उनकी तरफ। और ये जो मैंने कहा है, अब मान लो जैसे 70 मैंने बोला था, इसमें से अगर 70 में से मान लो आपके 60 क्वेश्चन तक बन रहे हैं तो भी आपका सही स्कोर होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। ये तो तब है जब आप साहित्य को छुएंगे नहीं, तब की बात मैं कर रही हूँ जिस चीज़ को। और अगर जो पार्ट मैं आपको दे रही हूँ, जो अभी यहाँ पे मैं समझाऊंगी, अगर आपने उस पर थोड़ी सी मेहनत कर ली तो ये 100% हो जाएगा। हुआ है, जिन छात्रों ने मेरी बात मानी है वो अच्छा अपना पूरा 100% दे के आए हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं गारंटी लेती हूँ अपने सब्जेक्ट की, अब दूसरे सब्जेक्ट की नहीं, इसलिए मैं आपसे ये नहीं कहती कि मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगी, क्योंकि सिलेक्शन मैं कैसे करा सकती हूँ? आपका मैथ कमजोर है तो मैं कैसे करा सकती हूँ? रीजनिंग कमजोर है तो मैं कैसे करा सकती हूँ? इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि मैं हिंदी में आपको 100% अंक दिलाने की कोशिश कर सकती हूँ, इतनी मैं गारंटी लेती हूँ। तो उसी तरह से मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो ये ध्यान रखना है कि हिंदी तो मैं आपको कवर करा ही रही हूँ, और मैंने आपको कभी ये नहीं बोला घर पे जाके कि आपको घर पे जाके पढ़ना है। 1.5 से 2 घंटा आपको हिंदी के लिए देना है, जो अब आप दे रहे हो। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, यही 1.5 से 2 घंटा ही बस रिवीजन के लिए निकाल लेना अपने घर पे, और इससे ज़्यादा नहीं। बाकी सारा टाइम आप अपने जिस सब्जेक्ट को देना चाहते हो उसको दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के काल की बात होती है। अब ये सवाल उठेगा सबसे पहले कि जब आप साहित्य के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं तो हिंदी साहित्य के काल किसे कहते हैं ये ही क्या जानेंगे? तो इसे ऐसे समझो कि हम जब हिंदी साहित्य के काल की बात करते हैं तो जब से हमारी हिंदी भाषा अस्तित्व में आई और हिंदी भाषा के अंदर जब से साहित्य लिखा जाने लगा, या कहें कि हिंदी भाषा में जो साहित्य लिखा गया उसकी प्रति जो हमारे पास है, अगर सामने है, बिल्कुल किताब के रूप में उपस्थित है, चाहे एक ही प्रति क्यों नहीं है, तब से लेके उसकी शुरुआत से लेके और आज तक जो भी काव्य लिखा गया है, जो भी साहित्य लिखा गया है, तो उसको हम एक जगह इकट्ठा करते हैं। और उसको इकट्ठा करने के बाद मान लीजिए कि ये हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य
हमने ये जब से इसकी शुरुआत हुई और आज तक के टाइम को जितना भी साहित्य है हमने उसको बांट लिया, यानी ये पूरा साहित्य है। अब हमें इसे अलग से पढ़ना है, स्टडी करनी है, तो हमने इसको काल में बांट लिया। काल में कैसे बांटा? तो जब हम किसी साहित्य को बांटते हैं तो हम देखते हैं या तो हम एक समय के अनुसार बांटते हैं कि एक समय है, समय के अनुसार हमने बांट लिया, या फिर हम बांटते हैं उसके काल को जैसे एक जैसी रचनाओं के आधार पर। तो हम जब बात करते हैं, अब एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगी। साहित्य, एक बात कही जाती है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि किसी भी भाषा का कोई भी साहित्य है वो उसके देश काल, जो उसकी स्थिति स्थान है, वहाँ के बारे में पूरा परिचय देता है, इसलिए उसे कहा गया है कि वो दर्पण है। यानी अगर आपको किसी देश के बारे में जानना है कि कोई देश है, तो आप उसके बारे में कुछ मत करिए, ना वहाँ जाइए ना कुछ करिए, आप बस वहाँ का जो साहित्य है उसको उठाइए और उसको पढ़ लीजिए। आप उस देश के लोगों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनकी सारी चीज़ों के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। आपको अगर अपने ही देश के किसी भी समय को, किसी भी काल को अगर पहचानना है तो वहाँ का आपको साहित्य उठा लेना। जैसे अगर हम 1920 के आसपास की बात करते हैं, 1920 के आसपास कैसी स्थिति थी हमारे देश की, हमारे देश के लोगों की, ये बात आपको जाननी है तो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़ लीजिए। जैसे ही आप उनके उपन्यास को पढ़ेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरह की स्थिति हमारे देश की थी। तो कहने का मतलब ये है कि साहित्य क्या होता है, एक हर तरह की जो सिचुएशन हमारे समाज में है उसको ही दिखाता है। वर्तमान समय की आप बात करेंगे तो वर्तमान समय का साहित्य आपको लेखन में कम, श्रव्य काव्य कम, दृश्य काव्य ज़्यादा दिखाई देता है। तो आप देखते होंगे कि जो सीरीज, वेब सीरीज और इस तरह की चीज़ें बन रही हैं, आप इससे पहचान सकते हैं कि आज के जैसी चीज़ों से ही दिखाया जा रहा है। दो तबका बट चुका है। जैसे अगर जब आप आईएएस की तैयारी करते हो तो वहाँ पे एक शब्द आता है भारत बनाम इंडिया। ये इसके बारे में आपने सुना है, भारत बनाम इंडिया? भारत मतलब हिंदुस्तान के गांव और इंडिया मतलब हिंदुस्तान के शहर। तो हमारा देश ये दो तबकों में बटा हुआ है एक तरह से, कि भारत बनाम इंडिया, यानी भारत जो है वो अभी तक हमारे देश के कल्चर को लेके चल रहा है, और जो इंडिया है वो हमारे देश के कल्चर से पूरी तरह से बाहर हो चुका है। वो कहाँ जा गया है? वो चला गया है पश्चिमी कल्चर में, जो पश्चिमी देशों से आ रही है। तो आप उसी तरह से कोई मूवी भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई ग्रामीण परिवेश पे अगर मूवी बन रही है तो गाँव का ही कल्चर दिखाते हैं, उन्हीं के जैसी चीज़ें दिखाते हैं। और अगर कोई ऐसे शहरी परिवेश पे बन रही है तो वो इतनी हाई फाई मूवी इस तरह से रहती है कि आप कहते हैं कि हमारी तो कल्पना से भी परे है वो चीज़। जैसे जिंदगी इसी का नाम है, आपने ऐसे ये मूवी देखी होगी, या और भी कई सारी, जैसे तमाशा मूवी अगर आप देखते हैं, देखिए किसी ने तमाशा? अच्छा नहीं, तो आप देखेंगे अगर तो आपको पता चलेगा कि यार क्या है ये मूवी, ऐसा ऐसे कौन सोचता है, यहाँ पे इसके पास सब कुछ होने के बाद भी ये ऐसा पागलों की तरह रह रहा है, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। कहने का मतलब है इस हमारे देश में जो कल्चर चल रहा है, एक हाई सोसाइटी अलग और एक नीचे की। तो ये हमारे किससे आता है? जानकारी हमें किससे मिलती है? साहित्य से। तो इसी आधार पर साहित्य को जो बांटा गया, एक समय के अनुसार साहित्य को 3 भागों में बांट दिया गया। 3 भागों में हम यहाँ देंगे आदिकाल, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा आदिकाल। आदिकाल नाम दिया गया, आदि का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है। और जो अंतिम है उसे हम कहते हैं आधुनिक काल। और ये आ जाता है मध्यकाल। अब मध्यकाल को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो बटता है वो कुल 4 भागों में आ जाता है। मध्यकाल का जो पहला हिस्सा है इसे हम भक्ति काल कहते हैं और इसे हम रीतिकाल कहते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ लोग इसे पूर्व मध्यकाल और इसे उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं। तो यही हम यहाँ देखेंगे कि जो साहित्य है, अब ध्यान दीजिएगा, साहित्य जैसे जैसे बदलता है वो किस किस परिस्थिति पे बदलता है और किस किस चीज़ों के साथ होता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा ही आपको बताऊंगी, क्योंकि हम साहित्य में बहुत ज़्यादा तो चीज़ें इसमें लेके चलेंगे नहीं, बस थोड़ा सा आपको समझना है। आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं? जैसे मान लो आपसे आएगा कि हिंदी साहित्य के काल कितने हैं, कितने भागों में बांटा गया है काल को? तो 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। पहला प्रश्न ये आ जाएगा,
उसके बाद दूसरा प्रश्न हो जाता है इनके नाम के आधार पर जो आपको आते हैं। नाम आएंगे, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वीरगाथा काल कहते हैं। वीरगाथा काल इसको क्यों कहा गया? अब देखो, मैं थोड़ी सी कहानी आपको बताने की कोशिश करूंगी इसके बारे में। जैसे आदिकाल हमारा उस समय का समय था जब हमारी भाषा बदल के हिंदी भाषा आई, और इसका जो समय है और समय के बारे में भी ध्यान रखिए। जैसे 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी लिखा हुआ है। अब आप इसको अलग अलग किताबों में पढ़ेंगे तो कोई इसे कहता है कि 675 ईस्वी से लेके 1375 ईस्वी की बात करता है, कोई कहेगा इसको कि ये 625 से लेकर 1325 तक की बात करता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक दिन में तो कभी कोई हमारा बदलता नहीं है। समाज को बदलने के लिए कम से कम 20 से 30 साल चाहिए होते हैं। तो सबका अनुमान अलग अलग है, तो इसलिए हम इसे मिड पॉइंट लेके चलते हैं। तो आपकी परीक्षा में ये तो पूछा नहीं जाएगा कि इसका समय कब से कब तक है, और अगर पूछा भी जाएगा तो आपको कोई एक दिया जाएगा, या तो 25 या तो 50 या तो 75 वाला, ठीक है। तो आपको उसके इर्द गिर्द रहना है कि जो होगा, ठीक है। तो आदिकाल बिल्कुल शुरुआती काल को कहा जाता है। इस समय का जो हमारा साहित्य है वो बहुत ज़्यादा ऐसा था कि हम ये कह सकते हैं कि कवि दो तरह के थे। एक कवि जो युद्ध स्थल में रहता था, और दूसरा कवि जो पूरी तरह से सन्यासी था, ठीक है। तो इस आधार पर जैसे इसमें हमारा नाथ संप्रदाय के बारे में भी जाना जाता है। तो नाथ संप्रदाय क्या था? वो पूरी तरह से सन्यासी था। तो जो सन्यासी कवि था वो अपने तरीके से लिख रहा था, और जो कवि राजाओं के साथ था युद्ध स्थल में तो वो राजाओं की गुणगान में लिख रहा था। इसका एक नाम रासोकाल भी है। आदिकाल के लिए रासोकाल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में जब कवि युद्ध स्थल में था तो उसे क्या दिखता था? देखो, कवि लिखता वो है जो उसे दिखता है। तो जब वो हर टाइम यहाँ पे राजा महाराजाओं की पॉलिसी क्या थी उस समय के, आक्रमण करो, अपनी सीमाओं को बढ़ाओ, तो ज़्यादातर जो राजा थे वो युद्ध में ही रह रहे थे। तो उस समय जैसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो, अब इसी तरह से रासो के नाम पे कई सारे काव्य लिखे गए, और उसमें क्या था? उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने आश्रयदाता मतलब राजा क्या ही गुणगान था, राजा की वीरता को बढ़ा चढ़ा के लिखना। तो उसमें वीर रस बहुत ज्यादा है। तो आपकी परीक्षा में यहाँ से कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि वीर रस आपको किस काल में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो वो आदि काल में मिलेगा, क्योंकि जिस काल का नाम भी वीर गाथा के नाम से हो जाए तो इसका मतलब उसमें वीर रस होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ की कुछ परिस्थितियां हैं। फिर एक हम ये कहते हैं कि एक समय के बाद युग बदलता है और परिस्थिति बदलती है, लोगों की मनस्थिति बदलती है। आखिर आदमी कब तक वीरता 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 ये सब चीज़ सुनता रहेगा या इन्हीं सब चीज़ों के बारे में करता रहेगा? थोड़ी बहुत परिस्थितियां आगे बदली, यानी कहें बहुत ज़्यादा मारकाट मचाने के बाद इंसान के अंदर वैराग उत्पन्न होने लगता है। तो अब जो कवि था वो धीरे धीरे किधर आ गया? भक्ति की तरफ आ गया। और ये जो हमारा 1350 से लेके 1650, अब इसमें वैसा ही है। अगर किसी ने इसका वर्णन नाम दिया है कि ये 675 से 1375 है तो इसको 1375 से ही शुरू करेगा आगे, ठीक है। इस तरह से है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो 1350 से लेके 1650 ईस्वी तक का जो काल है वो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस भक्ति काल में जो रचनाएं हुई उन्हीं की वजह से जो हमारा रस बना शांत रस, जिसमें हमारा रस बना भक्ति रस, जिसमें रस बना हमारा वात्सल्य रस, तो वो इसी के काल में बना। अब भक्ति काल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, यह आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे। अब प्रश्न किस तरह से आ जाते हैं? भक्ति काल दो काव्य धाराओं में बट के चल रहा था, मतलब यहाँ पे जो काव्य धारा थी वो 4 तरह की थी। 4 भी कैसे? 2 तरह, 2 अलग और 2 अलग, इस तरह से। यानी हम ये कहते हैं पहले भक्ति काल को हमने 2 काव्य धाराओं में बांटा। एक काव्य धारा है सगुण और एक काव्य धारा है निर्गुण। सगुण का मतलब है साकार ईश्वर, यानी कुछ ऐसे कवि थे जो साकार ईश्वर का गुणगान कर रहे थे, तो वो उनके बारे में बात कर रहे थे, तो वो काव्य धारा क्या कहलाई? सगुण काव्य धारा। और निर्गुण,
कुछ कवि ऐसे थे जो निराकार ईश्वर की बात करते थे, वो कोई साकार ईश्वर की बात नहीं करते थे, केवल निराकार ईश्वर की बात करते थे। तो वो निर्गुण काव्य धारा के अंदर रही। फिर ये काव्य धारा भी दो हिस्सों में बटी, कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा। तो जो कवि कृष्ण की भक्ति कर रहे थे तो वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि कहलाए, और जो राम की भक्ति कर रहे थे यानी राम के बारे में लिख रहे थे तो वो राम भक्ति काव्य धारा कहलाए। ठीक है, अब ध्यान देना, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि सूरदास जी हैं प्रमुख कवि, और राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी, तो इनके साथ और भी कवि थे। तो मान लो आपको कि जैसे सूर सागर है, सूर सागर इनकी रचना है सूरदास जी की। अब आपसे ये प्रश्न कर सकता है कि सूर सागर किस भक्ति का मतलब किस काव्य धारा की है, तो वो पूछ सकता है। अब उसमें उत्तर में आपको कृष्ण भक्ति काव्य धारा लिख सकता है या सगुण काव्य धारा हो सकता है। तो आप जब इसको इस तरह से पढ़ेंगे तो आप रचना और कवि को अगर जान लेंगे तो आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से सगुण काव्य धारा के कवि कौन हैं, और नीचे ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो जब आप पढ़ेंगे उस चीज को तो आपको याद रहेगा कि कौन से कवि इसके अंदर है। ऐसे ही निर्गुण काव्य धारा दो भागों में बटी थी। एक थी ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे संत काव्य धारा भी कहा गया। ठीक, और एक बात ध्यान रखिएगा, इकाई 7 लेके आए हैं आप लोग? कितने छात्र नहीं लेके आए? क्यों नहीं लेके आए? याद नहीं रहा? पता नहीं था? ऑनलाइन वाले छात्रों के सामने ये है, अगर प्रिंट में ये नहीं है तो फिर क्लास देखने का कोई मतलब नहीं है, समझ गए? अगर ये जब ही क्लास देखना जब ये प्रिंट में हो तभी, क्योंकि कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। खैर चलो, तो इसमें मैं जिन चीजों के बारे में बताऊंगी निशान लगाते रहना, ठीक? तो ये दो काव्य धाराओं में बटी थी, ज्ञानाश्रयी शाखा और संत काव्य धारा। ठीक है, दो नाम हो जाते हैं इसके। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस काव्य धारा का दूसरा नाम क्या है, ये भी या दूसरे नाम से ये आती है प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी। अब दोनों में अंतर क्या है? ज्ञानाश्रयी शाखा जो संत काव्य धारा कहलाई, इसके जो कवि थे वो थे संत, जैसे कबीरदास जी, रहीमदास जी, वो संत थे और वो समाज में जो कविता कर रहे थे वो दोहे के रूप में बोलते थे। मतलब अपना जो उनका मन किया वो उन्होंने बोल दिया, और उनके अनुयायी जो पढ़े लिखे थे वो लिख देते थे। ठीक है, उसको तो ये था कि कुछ भी कटाक्ष कर देना इनको किसी भी चीज पे, तो ये वो कवि थे। और प्रेमाश्रयी काव्य धारा के अंदर सूफी कवि थे, जिन्हें इस दुनिया से कोई मतलब नहीं था, इस संसार से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वयं यानी आत्मा और परमात्मा के बारे में लिख रहे थे। तो इन कवियों ने आत्मा को प्रेमी या प्रेमिका और परमात्मा को प्रेमिका या प्रेमी माना। ठीक है, अगर प्रेमिका माना आत्मा को तो परमात्मा को माना प्रेमी, और अगर परमात्मा को प्रेमिका माना तो आत्मा को प्रेमी, और उसी आधार पर इन्होंने अपना काव्य लिखा। तो इसलिए इसे प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा कही जाती है। अच्छा, आपने कभी देखा होगा जो सूफी काव्य धारा के लोग हैं आज भी पाए जाते हैं, जब वो भक्ति करते हैं, कोई गीत लिखते हैं, तो आप देखेंगे कि ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति दिखाई जाती है उनकी। ठीक है, और उनका कोई ईश्वर ऐसा नहीं है कि कोई साकार ईश्वर है, निराकार ईश्वर के बारे में वो बात करते हैं। तो ये वही काव्य धारा थी। अब ये भक्ति काव्य हमारे 4 भागों में बट जाता है। इसके बाद यहाँ पे अब हमारा आता है, यानी भक्ति काव्य के बाद आता है हमारा रीतिकाल। रीतिकाल हमारा आ जाता है, रीतिकाल जिसे हम उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं, और ये 1650 से लेके 1850 तक का था। और आप इसके साथ साथ राजनीतिक स्तर को भी यहाँ पर देख सकते हैं। हर काल में साहित्य में आपको दिखेगा। यहाँ भक्ति काल के आसपास जब ये समय था तो उस समय हमारे देश में कौन से आक्रमणकारी थे? मुगल। ठीक है, मुगल जब आए थे, तो जब मुगल आ गए उसके बाद आपने देखा होगा कि जो मुगल लोग थे वो अपने दरबार में रत्न जैसी चीजें रखते थे, जैसे 9 रत्न 7 रत्न। तो वो रत्न का मतलब क्या था? हीरे जवाहरात थोड़ी ना थे। रत्न का मतलब था जैसे कोई बहुत अच्छा साइंटिस्ट है तो उन्होंने अपने पास रख लिया,
कोई बहुत अच्छा काव्य करने वाला है तो उसे अपने पास रख लिया। कहने का मतलब एक तरह से नौकरी दे देना कि तुम मेरे लिए काम करोगे और जो भी करना है। तो ऐसे ही रीति काल के समय पे क्या हुआ कि जो राजा महाराजा थे उन्होंने रत्न रखना शुरू कर दिया, तो उसमें काव्य से संबंधित हमारा जो कवि था वो भी था। तो जब कवि उनके दरबार में रह रहा है, अब कवि क्या देखेगा। और होता ये था कि उस जमाने में ऐसा तो था नहीं कि आजकल की तरह यूट्यूब था कि राजा का जब मन किया मनोरंजन के लिए यूट्यूब चला लिया, वाह मजा आ गया, ऐसा तो कुछ था नहीं। उनके पास मनोरंजन के लिए क्या था, वो या तो नाटक इस तरह से देखते थे जो अभिनय किया जाता था उसके माध्यम से, या फिर कवि कविता पाठ करता था। तो राज दरबार सजता था, उसमें बैठ के कवियों से, फिर बोल रहे हो तुम, मुंह पे टेप लगा लो, और बच्चे नहीं है अगर सब बोले तो ध्यान दो। तो जैसे दरबार सजता था और कवि कविता पाठ करता था, तो राजा क्या करता था, अगर बहुत खुश हो गया तो कोई भी अपना गहना उतार के दे दिया, या खुश होके कह दिया कि जा तेरे लिए ये वाला गांव मैंने दे दिया, तूने मुझे खुश कर दिया। तो अब राजा को खुश करने की होड़ में जो कवि थे वो ज़्यादा से ज़्यादा काव्य लिखते थे। और काव्य में आप ये देखिए कि मन को गुदगुदाने वाला काव्य कौन से रस का होता है, श्रृंगार रस। तो जिसमें बहुत ज़्यादा आनंद आए वो श्रृंगार रस है। तो यहाँ पे अब राजा को खुश करने के लिए जो कवि था वो बहुत ज़्यादा अश्लील और अश्लील और अश्लील होता चला गया धीरे धीरे। कहते हैं कि एक समय के बाद तुमने थोड़ी सी कोई शर्म खोल के बात कही और उसमें बड़ा आनंद आया, तो थोड़ी और शर्म खोल दी, फिर थोड़ी और शर्म। तो यहाँ पर जो कवि रचना कर रहा था वो बहुत ज़्यादा अश्लील हो गया। अब आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आ जाता है कि सबसे ज़्यादा अश्लील काव्य किस काल में मिलता है, तो आएगा रीतिकाल। ये आपसे ये पूछा जा सकता है रीतिकाल के लिए कि यहाँ रीतिकाल में किस रस की प्रधानता पाई जाती है, श्रृंगार रस। ठीक है, तो श्रृंगार रस आएगा इसमें, क्योंकि रति के नाम पर ही रीतिकाल लोगों ने इसका नाम रखा है। ठीक है, जहाँ पे रति के बारे में ज़्यादा बात हो रही है उस वजह से। तो इस तरह से यहाँ पे जो काव्य आ जाता है वो ज़्यादा श्रृंगार को फोकस करता है और अश्लील काव्य हो जाता है। फिर धीरे धीरे 1850 के आसपास की स्थिति में फिर से बदलाव होता है और हमारे देश की राजनीति में फिर से बदलाव आता है और एक और नया आक्रमणकारी इस समय आता है। कौन सा? 1850 के आसपास में कौन सा आक्रमणकारी आया हमारे देश पर? अरे अंग्रेज। मैं कॉमन पूछ रही हूँ, मैं सन की बात नहीं पूछ रही कि इतनी में, मैंने कहा इसके आसपास की स्थिति में, है ना। ब्रिटिश जो अंग्रेज आए 200 साल जिन्होंने फिर गुलाम बनाया पूरी तरह से, तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ आए व्यापार के उद्देश्य से। यहाँ के राजाओं की स्थिति देखी कि इस तरह से, अब राजा किस तरह से लिप्त था। ध्यान दीजिएगा, किसी मतलब किसी भी चीज का, जैसे कोई गुलाम हो या किसी के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो कोई एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। तो उनमें से एक कारण ये था भोग विलासता का जीवन जीने वाले राजा। अब प्रजा बेचारी क्या कर रही है, धन धान, हमारी खेती जो है यहाँ की आपको पता ही है वर्षा के ऊपर निर्भर थी, कोई इस तरह के साधन नहीं थे। तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि यहाँ से तो हम, ये तो जो एक वन संपदा हमारे यहाँ पे थी और एक कहें कि खनिज संपादन जितने भी हमारे यहाँ पे थे वो सब इतने ज़्यादा अच्छे थे, तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत अच्छा देश है और यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं, राजा तो पड़े ही अपने ऐसो आराम और इन सारी चीज़ों में। तो उन्होंने ये स्थिति भाप ली और धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, सारे राजाओं पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे राजाओं को ही पेंशन देनी शुरू कर दी। जिस राज्य के नागरिक, मतलब जिस राज्य में राजा की अगर संतान नहीं है तो अगर वो उन्होंने दत्तक संतान ली भी तो उसे नहीं माना गया। तो इस तरह की, जिसमें आपने देखा होगा कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ था, झांसी को हड़पने के लिए इसीलिए कोशिश की ना उन्होंने, क्योंकि उनके पास अपनी संतान नहीं थी कि अब झांसी जो है हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो धीरे धीरे उन्होंने राजाओं से क्या किया, राजाओं को पेंशन देकर और उनकी बाकी सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब जब राजा को ही पेंशन मिलेगी तो राजा अपने दरबार में कैसे रख पाएगा और लोगों को। तो यानी जो कवि जैसे लोग थे अब वो क्या हो गए, वो राज दरबार से बाहर हो गए और अब वो आ गए सड़क पर आ गए। अब यहाँ पर 1850 के बाद स्थिति ऐसी बनी देश में
कि देश के अंदर आज़ाद होने की जो एक इच्छा थी वो प्रबल होने लगी। और जो कवि है अब वो बिखरा हुआ है, उसे समाज में क्या दिख रहा है, उसे समाज में दिख रही हैं बुराइयां, उसे समाज में बहुत सारी कुरीतियां, जैसे सती प्रथा है, पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, इस तरह की कुरीतियां दिख रही हैं। और इसके साथ साथ उसको दिख रहा है कि अंग्रेज़ों से हम कैसे फाइट कर रहे हैं, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। तो अब जो कवि था इस समय वो लिखने लगा कुरीतियों पर, वो लिखने लगा आज़ादी के लिए। तो यहाँ पे जो कवि है उसकी परिस्थितियाँ चेंज हो गई, तो यहाँ का काव्य भी चेंज हो गया। और फिर ये काव्य हमारा कहलाया आधुनिक काल। जब हम आधुनिक काल को देखते हैं तो आधुनिक काल को फिर हमने कई सारे अलग अलग भागों में बांटा, जो 1850 से लेकर हम आज तक हम कह सकते हैं इस काव्य को। हम देख सकते हैं इसमें कि इसके अंदर सबसे पहला काल आया भारतेंदु युग। भारतेंदु युग लगभग 50 साल के आसपास का माना जाता है। उसके बाद द्विवेदी युग आया, द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग आया, छायावाद के बाद प्रगतिवाद। यहाँ से प्रगतिवाद, जो मैंने आपको कल कहा था कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, जब हमने कहा कि हमारा जो छंद आया एक नया छंद जिसे हमने मुक्तक छंद कहा, हम कह सकते हैं कि छायावाद युग तक जो कवि लिखते थे वो छंद का ही प्रयोग करते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद और नई कविता, इन सब में जो कवि थे उन्होंने नया नया प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा समय है ऐसा 10 साल, 15 साल, 20 साल इस तरह का रहेगा। तो ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं कि जो कवि छायावाद में लिख रहा है वो प्रगतिवाद में नहीं लिखेगा, क्योंकि एक कवि के लिखने की उम्र कितनी होती है? 20 साल है, 40 से 50। ठीक है, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है उसकी उम्र कितनी होती है, 60 साल अगर हम माने, तो जो कवि होता है लेखन कितने से शुरू कर देता है? 18-20 के आसपास से शुरू कर देता है और मरने तक लिखता रहता है ना। आधे तो ऐसे होते हैं कि उनके लेखन आधे ही रह जाते हैं, अधूरे ही रह जाते हैं। हाँ, वो तो देखो, ये तो हर क्षेत्र में है, आप जितने बड़े होते चले जाएंगे उसमें निखार आता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, देखो मैं जो समझा रही हूँ उस पॉइंट पे ध्यान दो। मैं समझा रही हूँ ये कि आपको आगे क्या नाम मिलेगा। जो कभी आपको द्विवेदी युग में मिल रहा है वो कभी आपको छायावाद में भी मिल सकता है, और जो छायावाद में मिल रहा है वो आपको प्रगतिवाद या प्रयोगवाद में भी मिल सकता है। तो आप कहेंगे कि अरे ये तो यहाँ भी है, ये तो यहाँ भी है। इसलिए मैंने बताया कि ये जो आपके युग हैं ये 15 से 20 साल के बीच के सिमटे हुए हैं, और इनका बस ये कहा जाता है कि यहाँ से शुरुआत है, अंत जो दिखाना है वो एग्जैक्ट है ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि हमारे देश में जैसे मूवी बनती है, क्योंकि आप लोग जो जिस चीज़ के ज़्यादा नज़दीक हो वो कौन सी विधा है, वो मूवी है ना, फिल्म। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले एक मूवी बनी थी जो रियल बेस्ड हीरो पे बनी थी, पान सिंह तोमर। ठीक है, तो पान सिंह तोमर बनाई, उस समय बताया कि ये तो मतलब ये जिंदे हमने हमारे ही आसपास की एज का ही व्यक्ति है, ये बिल्कुल सच है, और ये करके मूवी बनाई। तो ये मूवी जब देश के लोगों को ये बात पता चली कि अरे पान सिंह तोमर ये सच्ची कहानी है, तो सच्ची कहानी है, इस चीज़ का एक्साइटमेंट लोगों के अंदर ज़्यादा रहा, तो वो मूवी बहुत चली, तो सब लोगों ने देखी और मूवी भी अच्छी थी। तो अब जो डायरेक्टर है, अभी एक डायरेक्टर ने बना दी, तो दूसरा डायरेक्टर क्या करेगा कि अच्छा मतलब जनता का टेस्ट जो है वो इस वाली चीज़ पे जा रहा है, यानी उन्हें रियल हीरो की कहानी चाहिए। तो फिर इस तरह से मैरी कॉम बनी, और भी भाग मलका भाग, इस तरह से, यानी कहना उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक झड़ी लगी कि कि ये भी रियल कहानी है, ये भी रियल कहानी है, ये भी रियल कहानी है। तो ऐसा ही होता है कि फिर क्या होता है कि अगर किसी ने एक कविता लिखी और उसने कुछ नया प्रयोग उसमें किया और वो जनता को बहुत पसंद आया, तो जो दूसरा कवि है वो उसी के जैसा, उसी के इर्द गिर्द कुछ लिखने की कोशिश करता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है, मनुष्य क्या है, मनुष्य नकल करता है। तो जब नकल करता है तो इसी तरह से समाज बदलता है। तो अगर मान लो ऐसे मूवी जगत की अगर बात होगी और उसमें ये कहा जाएगा कि इसमें रियल बेस्ड कहानियाँ कहाँ से शुरू हुई, तो पान सिंह तोमर बहुत एक तरह से मील का पत्थर साबित होगी उस चीज़ के लिए। तो शुरुआत जो होगी हम, और ऐसा जरूरी नहीं है कि पान सिंह तोमर पहली ही मूवी हो सकता है कि उससे पहले कोई और मूवी आई भी हो, लेकिन जो
कैसे कहते हैं, हमारे नज़र में जो आई तो वो उसके लिए वो मूवी थी। तो उसके समय से फिर उसके समय को लास्ट तक दिखाया जाएगा। तो इसलिए ये जो सन दिखाया जाता है ये ऐसा है, एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं होता, इस पे विवाद रहते हैं लोगों के अलग अलग, तो हम इसके आसपास की चीज़ों को मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे, अब यहाँ पे दिया है साठोत्तर। साठोत्तर का मतलब है 1960 के बाद का काव्य। और अब दूसरा जो इस समय आया वर्तमान समय में, नवोत्तर, यानी नया युग है ये, जो 1981 के बाद अब तक आया है। तो इनको हम देखेंगे, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल जो दी हुई है वो इस तरह से दी है, जैसे यहाँ पे आदिकाल और वीर गाथा काल। ध्यान देना, जो आपको इसमें इन पॉइंटों को याद रखना है, ये एक तरह से क्या है, आपको ना रट्टाफिकेशन करना होगा इनके बारे में। कि जैसे आरंभ काल, इसे हम आरंभ काल के नामकरण से भी जानते हैं, मतलब नाम से भी जानते हैं, आरंभिक काल। इसके बाद हम इसको चारण काल के नाम से जानते हैं। मिश्र बंधु ने इसे प्रारंभिक काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा, शुक्ल जी ने इसको आदि काल और वीरगाथा काल दोनों नाम दिए, राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा, राम कुमार वर्मा ने संधि काल व चारण काल कहा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल की संज्ञा दी। ध्यान देना, ये आधुनिक काल में हमारे दो कवि हैं, एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी और एक है हमारे शुक्ल जी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल इनका पूरा नाम है। तो ये दो कवि हमारे माने जाते हैं आलोचक। अब मैंने कल आपको बताया था कि आलोचना क्या होती है। आलोचना होती है कि कोई भी कृति आपने पढ़ी और उस कृति के बारे में लिखा कि कवि कैसा लिख रहा है, उसका लेखन शैली कैसी है, कहानी कैसी है, इस सब के बारे में। तो ये बहुत बड़े दो आलोचक रहे और ये एकदम से विरोधी आलोचक हैं। मतलब शुक्ल जी जिस चीज़ को के बारे में नेगेटिव कमेंट करते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी अगर किसी को नेगेटिव कमेंट करते हैं तो शुक्ल जी उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। तो अब ये इतने बड़े रहे कि इनकी बात को ही अधिकतर लोगों ने माना और इन्हें फॉलो किया। तो इसलिए जब हम काव्य की बात करते हैं तो क्योंकि इन दोनों कवियों ने आदिकाल नाम दिया, ठीक है, हजारी प्रसाद और शुक्ल जी ने, तो सब लोग ये मानते थे कि अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल जी कह रहे हैं तो मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छी रिसर्च करने के बाद कहा होगा। तो इसीलिए सर्वमत जो माना गया वो इनके मत को माना गया हर जगह। पर आपकी परीक्षा में प्रश्न जो है वो कभी कभी इन सब से मान लिया जाता है और सब पूछ लिया जाता है कि मिश्र बंधु। अब मिश्र बंधु के बारे में कहा जाता है मिश्र बंधु ने सबसे पहले साहित्य पे काम करना शुरू किया था, इनकी कृतियों को इकट्ठा करना, तो ये भी काफ़ी फेमस है। फिर तो इनके नाम से भी पूछ लिया जाता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो इनके नाम पे द्विवेदी काल रहा है, तो ये ऐसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि जो इन्होंने इनके बारे में कहा है। तो इन्होंने बीज वपन काल इसलिए कहा है, मतलब जहाँ से हिंदी साहित्य का जन्म शुरू हुआ है, यानी बीज डला है, तो इसलिए इन्होंने ये बात कह दी है। तो इनको सबको आपको ऐसे नाम जो हैं थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। आदिकाल में दो शैलियाँ मिलती हैं, डिंगल और पिंगल। प्रश्न आ जाएगा कि डिंगल और पिंगल कौन से काल में मिलती हैं, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ जो है ये सब क्या है, फैक्ट है, समझ गए। और मुझे हर लाइन को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ क्लास में, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको पढ़ाती हूँ हर लाइन को पढ़ के अगर मैं बोलती हूँ तो फिर ये एक तरह से टाइम वेस्टिंग होगा, समझ रहे हैं ना आप। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को छान छान के उतना ही लिखा है जितनी लाइन को आप क्वेश्चंस के लिए आपकी बनती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप, हाँ जी बोल रहा था कोई, तो इन्हें आप ना ऐसे पढ़ना, अपने से पढ़ना। बाकी मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मुझे समय मिलता है तो मैं नाइट में 9 बजे से लेकर 10 बजे के आसपास में मैं घर से ही, मैं अपने घर पे ही अब सेटअप लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि मैं घर से ही आपको यूट्यूब पर इस चीज़ को ऐसे ही बोल के पढ़ने वाली चीज़ कि कैसे याद कर सकते हैं, तो इस पर मैं व्याख्या आगे शुरू करने की सोच ही रही हूँ, अभी मुझे पता नहीं है। तो अगर ये शुरू हो जाता है तो आप लोग वहाँ पे मान लो रात में 1 घंटे अगर सुन भी लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो तब तक ये नहीं है कि मेरे भरोसे ही बैठेंगे, अभी ये सिर्फ अभी है कि अभी तो मैंने मिश्रा जी को बोला है कि सेटअप लगा दो, अभी पता भी नहीं है उनका कि वो कब लगाएंगे, ठीक है। तो पर ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसे पढ़ना है इसको। ये हमारा आदिकाल। अब मैं जो आपको बता रही हूँ उस चीज पर ध्यान दो। आदिकाल से संबंधित कुछ रचनाएं जो आपकी परीक्षा में आ जाती हैं पूछने के लिए। अब ऐसे तो जो यहाँ पे दिए हैं ये सारी पढ़नी है आपको, लेकिन जो पृथ्वीराज रासो और चंद्रवरदाई, ठीक है,
इसको आप टिक कर लो। अब मैं यहाँ पे जो आपको कुछ रचनाएं बोलूंगी उनको टिक कर लेना, आ सकती हैं, ठीक। तो पृथ्वीराज रासो ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, दो तरह से इसके प्रश्न आ जाएंगे, दो तरह बल्कि तीन तरह से। चंद्रवरदाई ने कौन सा फेमस काव्य लिखा है, तो पृथ्वीराज रासो लिखा है। पृथ्वीराज रासो के कवि कौन हैं, चंद्रवरदाई हैं। या हिंदी का प्रथम महाकाव्य शुक्ल जी के अनुसार कौन सा है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, इसे माना गया है। इसी तरह से इसमें विद्यापति काफी आते हैं, तो इनकी पदावली या कीर्तिलता, इसके बारे में आप याद कर लेना, बाकी सबको एक बार याद कर लेना, ठीक है। जो मैं निशान लगा रही हूं इनको बिल्कुल अपने दिमाग में याद रखना। इसके बाद आता है हमारा पूर्व मध्यकाल, जिसे हमने भक्ति काल के नाम से जाना। और प्रश्न आ जाता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है, भक्ति काल को कहा जाता है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा साहित्य मिला है, और ये कहें हम कि भक्ति काल को स्वर्णिम काल बनाने वाले कवि अगर कोई हैं तो वो सूरदास और तुलसी जी हैं, क्योंकि इन्होंने दोनों का ही काव्य बहुत अच्छा काव्य माना जाता है। मतलब हम ये कहें कि कृष्ण की जितनी भी लीला हमारे पास तक पहुंची वो सूरदास जी के माध्यम से इस काल में आई। और रामचंद्र का जो हमने रामचरितमानस, क्योंकि रामायण तो संस्कृत में लिखी थी और संस्कृत लोग भूल रहे थे, और जिस जमाने की ये बात है तो उस समय पढ़ने का काम केवल पंडित लोग किया करते थे, आम जनता तो सब क्या थी, अनपढ़ थी। तो जो आम जनता अनपढ़ है तो वो कैसे पढ़ेगी उस चीज़ को। तो यहाँ पे इन्होंने अब उसे रामायण पढ़ के या तो बहुत ज़्यादा विद्वान जो है वो ही सुनाए, और कोई सुना नहीं सकता, तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवध में लिखा, ठीक है। अवध जो भाषा है उसके अंदर लिखा, तो अवध भाषा आसान हो जाती है फिर, मतलब संस्कृत से आसान हो गई, तो लोगों को अगर कोई ऐसे भी पढ़ता था तो उसे समझ में आता था कि ये क्या हो रहा है। तो यानी बहुत बड़े विद्वान की ज़रूरत नहीं थी, किसी ने अगर लिखना पढ़ना भी सीखा है हिंदी को या संस्कृत को तो वो आसानी से उसे पढ़ लेता था। इसमें ध्यान देना, जैसे दिया है संत काव्य धारा, तो संत काव्य धारा के अंदर कौन कौन से कवि थे उस समय ये नाम दिया हुआ है, तो पढ़ लेना इन सब कवियों का नाम। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं, कबीरदास जी माने जाते हैं, ठीक है। प्रेमाश्रयी यानी प्रेम मार्गी या सूफी कवियों की बात करें तो जो सूफी कवि थे उनके बारे में लिखा हुआ है कौन कौन से थे, और इनके प्रतिनिधि कवि जायसी को माना जाता है। अब हम बात करें जिन भक्तों ने विष्णु के कृष्ण रूप के अवतार को पूजा, वो कृष्ण भक्ति काव्य कहलाया, ठीक है। उसके अंदर जो कवि हैं वो ये हो गए, और इनके प्रतिनिधि कवि सूरदास जी को कहा गया है। अब यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है इस काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन से हैं, ठीक है। उसी तरह से जिन कवियों ने विष्णु के राम अवतार को माना तो वो राम भक्ति काव्य धारा के अंदर कहलाए, और इनके कवि यहाँ पे आते हैं, और इनके प्रतिनिधि कवि जो हैं वो तुलसीदास जी हैं, ठीक है। अब भक्ति काव्य धारा की रचनाओं में देखो क्या याद रखना है आपको। भक्ति काव्य धारा में देखेंगे सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका रमैनी शबद साखी किसका है, कबीरदास जी का है, ठीक है। उसके बाद सूफी काव्य धारा के अंदर जो आपसे पूछा जाता है वो मृगावती और चित्रावली, पद्मा, अखरावट, ये ज़्यादा पूछा जाता है। जायसी का है ये पद्मावत, ठीक है। ये वही पद्मावत है जिसके ऊपर वो मूवी बनी है पद्मावती, समझ गए ना। और एक बात और ध्यान देना, जब आप पद्मावत को पढ़ेंगे तो पद्मावत के बारे में कहा जाता है, इसके बारे में आता है कि पद्मावत का में श्रृंगार मतलब रस कौन सा है, इम्पोर्टेंट रस जो है वो कौन सा है, तो वो इम्पॉर्टेंट रस इसमें शांत रस आता है। और अलंकार जो पूछा जाता है कि इसमें एक मुख्य अलंकार कौन सा है, वो अन्योक्ति अलंकार आता है। मतलब अन्योक्ति अलंकार कैसे, क्योंकि अगर हम इस ग्रंथ को देखते हैं तो ये बताया जाता है कि इसमें आत्मा और परमात्मा की बात कही गई है। क्योंकि आपको ये पता है कि जायसी किस काव्य धारा के कवि हैं, सूफी काव्य धारा के कवि हैं। देखो बात बुरी तो लग जाती है कभी कभी कुछ लोगों को, लेकिन हम कहते हैं तथ्यों के आधार पे अगर कहा जाए तो बात ये होती है कि अगर जो लोग जायसी को पढ़ते हैं और इन सारी चीज़ों को देखते हैं वो ये कहते हैं कि पद्मावत एक काल्पनिक ग्रंथ है। इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है जो ये कहा जाता है कि पद्मावती की जो कहानी को बताया जाता है, कुछ लोगों का कहना है ये कि कहानी सत्य नहीं है।
अब हो सकता है कि ऐसे रहा हो कि जो पूरी तरह से एक बढ़ा चढ़ा के कहानी बताई गई है वैसी ना हो, कुछ और घटना रही हो, जौहर वाली घटना, और उस घटना को आधार बनाकर कवि ने कुछ अलग लिखा है कि इतना बड़ा ग्रंथ जो लिखा है इसमें जो बताया गया है। इनके अनुसार ये कहा जाता है कि जो पद्मावत है, जो रानी उसमें बनाई गई है, वो प्रतिबिंब है आत्मा का, और जो उसमें राजा है रत्नसेन, उसको बनाया गया है कि ये जो सांसारिक जीवन की जो हमारी बुद्धि होती है, ये उसको माना गया है कि ये वो है, क्योंकि वो आसक्ति में, जो हमारी आत्मा है वो किस में पड़ी होती है, आसक्ति में पड़ी है। और जो खिलजी है उसको माना गया है कि ये विकार हैं जो हमारे जीवन के, जो हमें से पकड़े रखते हैं, तो ये विकार उनको बताया गया है। तो ऐसे करके इसमें कुछ लोग व्याख्या करते हैं अलग, तो खैर जो भी होगा वो अलग बात है। तो आपके यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि जायसी की लिखी कौन सी है, पद्मावत, या पद्मावत के अंदर एक स्पेशल अलंकार पूछा जाए तो अन्युक्ति अलंकार आता है। इसके बाद इसमें हमारा ये, आपको इतना ही देखना है, बाकी सबको एक बार पढ़ना, खास कुछ आता नहीं है इनसे, दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर मैं अब ये समझ लेना कि मैं बता रही हूँ एक बार पढ़ने का इसलिए है कि कभी मान लो कहीं और से आ जाए, आप उतना ही पढ़ के छोड़ दो जितना मैं बता रही हूँ, तो फिर बाद में आके मुझसे लड़ोगे मैम आपने करवाया था ये, है ना। पर मैं जिस पे निशान लगवा रही हूँ उसको याद रख लेना अच्छी तरह से, ठीक। पता नहीं है, आ सकता है। सूरदास जी को याद कर लो पूरा, भ्रमर गीत और साहित्य लहरी आता है, ठीक है। इसके बाद मीराबाई, एक याद रखना, गीत गोविंद टीका, ये कई बार पूछा गया है आपसे परीक्षा में, गीत गोविंद टीका मीराबाई का है, टीका लगा हुआ जो जिसमें टीका लगा है वो मीराबाई का है, ठीक है। उसके बाद रसखान, रसखान को याद कर लो। तुलसीदास, तुलसीदास का सारा याद रखना है, और स्पेशली याद रखना है कृष्ण गीतावली। आपकी परीक्षा में आता है ये इस तरह से करके कि कृष्ण गीतावली किसका लिखा हुआ है निम्न में से। सबसे पहले ऑप्शन में आपको सूरदास दिया रहेगा और तुलसीदास, और आप ये कहेंगे क्योंकि तुलसीदास तो किसके कवि हैं, राम के कवि हैं, तो आप सूरदास लगा के चले आएंगे। तो कृष्ण गीतावली ये किसकी है, तुलसीदास जी की। ऐसा ये जरूरी नहीं है कि जिस कवि ने कृष्ण के बारे में लिखा है तो उसने राम के बारे में ना लिखा हो, या जिसने राम के बारे में लिखा है तो उसने कृष्ण के बारे में ना लिखा हो। जब आप तुलसीदास के काव्य को पढ़ते हैं और जब आप सूरदास के काव्य को पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि तुलसीदास अपना सीनियर मान के सूरदास को पढ़ रहे हैं और पढ़ के कॉपी कर रहे हैं। ऐसा भी बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया इनके ऊपर कि तुलसीदास जो है वो सूरदास को कॉपी कर रहे हैं। पर एक चीज़ है कि कॉपी करना या जो भी चीज़ है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि रामायण के अंदर कहीं पर भी सीता और राम के प्रेम की बात नहीं कही गई है। वहाँ पे तो सीता ने जब जयमाला डालने के लिए आई है पहली बार राम को दिखाया है, लेकिन तुलसीदास ने उपवन में वाटिका के अंदर सीता और राम को दिखाया है, जहाँ गुरु के लिए वो फूल लेने जाते हैं और वो कुल देवी की पूजा करने जा रही हैं, यज्ञ से मतलब जो धनुष वाला जो इनका स्वयंवर हो रहा था उससे पहले का। तो इसमें यह कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने कहीं ना कहीं पहले सूरदास को पढ़ा है, और सूरदास ने जो कृष्ण और राधा के बीच में जो प्रेम दिखाया है उसी प्रेम को राम और सीता के बीच में दिखाने की कोशिश की है इन्होंने। तो इनको इसीलिए इन्होंने कृष्ण के बारे में भी कुछ चीज़ें लिखी हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तो सारे इसमें पढ़ने याद करने, इंपॉर्टेंट जो आता है गीतावली पूछ लिया जाता है, रामचरितमानस तो आता ही है, विनय पत्रिका भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। एक मिनट, चलो अब देखो इसके बाद है ये अष्टछाप कवि। अष्टछाप कवि की हम बात करेंगे। तो अष्टछाप कवि, इसमें ये आपको याद रखना है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहता है, ये इम्पोर्टेंट है। अष्टछाप कवि, उत्तर मध्यकाल। अब इसके बाद की बात करते हैं। नाम की दृष्टि से यह भी बहुत ज्यादा विवाद में रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको रीतिकाल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है,
मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। अब वही बात है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस काल का जो कवि था वो क्या है, आनंद लेना चाह रहा था, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें श्रृंगार रस और ज़्यादा से ज़्यादा अलंकार उन्हें डालने थे, तो इसीलिए इसमें जो रचनाएं मिलेंगी वो इसी तरह की रचनाएं मिलेंगी। देखो आदि ये रीति काल के बारे में मैंने आपको बताया था ना, इसे कहा जाता है बहुत ज़्यादा अश्लील काव्य कहा गया है इसमें। तो इसमें कवियों ने क्या किया है, नायक नायिका के स्थान पे रख लिया है कृष्ण और राधा को, क्योंकि बहुत आसान है टारगेट करना हिंदू के देवी देवताओं को, क्योंकि हिंदू जो हैं वो किसी से कुछ बोलते नहीं हैं कि तुम चाहे जो भी बोल लो, कुछ भी कह लो, हमें कोई। तो वही चीज़ है कि कृष्ण और राधा को, तो जब आप एक बार पढ़ें आप सूरदास के काव्य को, तो आपको कृष्ण और राधा के प्रेम में एकदम से ईश्वरीय तत्व नजर आएगा। और जब आप पढ़ें यहाँ पर जो रीति काल में लिखे हुए कवियों ने हैं, तो आपको लगेगा कि सीधी वासना है और कुछ नहीं है, तो एक कृष्ण और राधा से घृणा ही हो जाएगी इस तरह से। तो कुछ कवि तो ऐसा भी कहते हैं कि इस तरह के काव्य को हमारे काव्य से हटा देना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बात और देखी गई है कि जो कवि था इस समय का, वो कवि मुगलों के दरबार का था, यानी इस्लाम को मानने वाला, यानी इस्लामिक कवि थे। उनको क्या मतलब, किसी के देवी देवताओं को अगर आप दूषित कर रहे हो तो उन्हें क्या मतलब था, वो अपना आनंद उठा रहे थे उस चीज़ में। तो ये भी कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि वो काव्य किसी हिंदुओं ने लिखा है या ऐसा, तो ऐसे काव्य को इससे हटा देना चाहिए। अब पता नहीं अब सरकार क्या करती है क्या नहीं, वो दूसरा मुद्दा है। तो यहाँ पे इनके कवियों को 3 कालों में बांटा गया है। ये प्रश्न आ जाता है कि कौन कौन से, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ठीक है। 3 तरह का काव्य इसमें पाया जाता है। इसमें कवियों के नाम देखने, बिहारी सतसई इंपॉर्टेंट है, इसमें अंडरलाइन कर लो। उसके बाद घनानन का सुजान हित प्रबंध ये आता है, और पदावली भी पूछ लिया जाता है। भूषण का शिवराज भूषण और शिवा बावनी, इन पे रेखांकित कर लो, जो जो मैं बता रही हूँ उनको रेखांकित कर लेना। हम बात करेंगे आधुनिक काल की। आधुनिक काल में जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं सबको एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। भारतेंदु युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर, ठीक है। इसके बारे में जान लीजिएगा। कहाँ चला गया ये, इसको ज्यादा जल्दी हो रही है कि जल्दी जल्दी पढ़ाओ, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर, ठीक है। ये प्रश्न आता है, भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां निम्न में से कोई पूछ लिया, जैसे नवजागरण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता और रीति निरूपण और समस्या पूर्ति। इन प्रवृत्तियों का मतलब क्या है कि इस काल का जो वो लिखा जा रहा था साहित्य, वो इन पॉइंटों पे था। कोई इस पॉइंट पे लिखता था, कोई इस पॉइंट पे, कोई इस पॉइंट पे। भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, छुआछूत आदि को लेकर सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गई हैं। तो पूछ लिया जाता है, पूरी की पूरी लाइन उठा के आ सकती है। भारतेंदु युगीन कवियों ने जनता की समस्याओं का व्यापक रूप से चित्रण किया, ठीक है। इस तरह से इनको सबको पढ़ लेना एक एक। द्विवेदी युग सबसे इंपॉर्टेंट है, इनका नामकरण आपसे पूछा जाएगा। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ? सबसे पहले ऑप्शन में दिया रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये नहीं लिखना है कि हजारी प्रसाद, बहुत ध्यान से, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है, ठीक है। तो इनके नाम पर है। यहाँ से ये वाला प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। और दूसरा प्रश्न आता है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है, कि जागरण सुधार काल। इसमें कवि कौन कौन से थे वो सब लिखे हुए हैं इनके साथ, इन्हें पढ़ना है। छायावाद युग की बात करें तो छायावाद युग जो 1918 के आसपास से लेकर 1936 के आसपास तक का माना जाता है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि माने जाते हैं, प्रसाद, निराला, पंत व महादेवी वर्मा। इनके बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद और निराला जी का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और पंत सूर्यकांत क्या सुमित्रा नंदन पंत, और महादेवी वर्मा, ठीक है। चलो
नाम तो खैर नहीं पूछे जाते, बस आपसे ये 4 ही पूछे जाएंगे। प्रसाद, निराला, पंत व महादेवी, इनको क्या कहा गया है? ठीक है, छायावाद का स्तंभ कवि। इसके बाद प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में भी जो ये पॉइंट आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट यहाँ से उतना खास प्रश्न नहीं आता। अब जो प्रश्न आता है वो आते हैं आपके इनकी रचनाओं से। ठीक है, अब रचनाओं में यहाँ पे ध्यान देना, ये मैंने थोड़ा आपको किसी और के बुक में तो देखने को नहीं मिलेगा, अब कॉपी कर दिया हो तो पता नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने अलग तरीके से दी क्योंकि आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आया था कि जो फेमस कवि हैं उनके जन्म या मृत्यु और इन सब के बारे में भी प्रश्न आ रहे हैं, तो उनका छोटा सा जीवन परिचय मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिया है। जैसे सबसे पहले कवि आते हैं, अब ये हमारे आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, तो पहले कवि हमारे सामने है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहाँ पर हम उनका जन्म और उनकी मृत्यु कब हुई और इन सब के बारे में छोटा सा परिचय है, इन्हें आपको देखना है। अब इनकी कविताओं में मैं आपको बता देती हूँ, मतलब इनकी रचनाओं में, कि कौन कौन सी चीज़ पर आपको विशेष फोकस रखना है। भारतेंदु जी की जो कविताओं में आता है, जैसे गीत गोविंद, गीत गोविंदानंदन। अब देखा होगा आपने गीत गोविंद टीका हमने पहले पढ़ा था मीराबाई का। ठीक है, अब यहाँ पे इनका आ गया भारतेंदु हरिश्चंद्र का गीत गोविंदानंदन, तो ये भी आ जाता है कभी कभी। तो आपको ध्यान रखना, मैंने कहा टीका अगर दिया रहेगा तो वो किसका रहेगा? मीराबाई का। इसी तरह से इसमें आती है इनकी प्रेम फुलवारी, ये पूछ लिया जाता है। नाटक में इनका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत दुर्दशा और मुद्रा राक्षस और अंधेर नगरी, ये एकांकी है इनकी। ठीक है, और यात्रा वृत्तांत में सरयू पार की यात्रा, ये पूछ लिया जाता है। जो मैंने निशान लगाए हैं इनको थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा, बाकी सबको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की हम बात करते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में जीवन परिचय इनका पढ़ना। इनकी कविताओं में आता है जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथिली शरण गुप्त की, तो इन्हें आपको याद करना है अच्छी तरह से। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म कहाँ हुआ, निधन कहाँ हुआ, कब हुआ, ये ध्यान देना है। कविता में इनका जो निबंध है कवि और कविता, ये रेखांकित कर लीजिए, ये पूछा जाता है। और बाकी सारी चीजें एक बार पढ़ लेना। ठीक है, हाँ जी, हाँ। प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र के नाम से आ जाते हैं कभी कभी, पूरा नाम प्रताप नारायण मिश्र है इनका। ठीक है, इनकी रचनाओं में अगर हम बात करेंगे तो इनकी सारी रचनाओं को एक बार पढ़ लेना, इतनी कोई खास नहीं है, एक बार लेकिन पढ़ना जरूर है, ऐसा नहीं कभी यूं ही छोड़ दो। ठीक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, हरिओध के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम पूछा जा सकता है कि हरिओध का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, और इसकी रचनाओं में आता है, इनकी रचनाओं में प्रिय प्रवास इंपॉर्टेंट है, वैदेही वनवास ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, इनके जन्म और मृत्यु इन सब के बारे में छोटा सा परिचय। कविता में जो इनका इंपॉर्टेंट है उर्वशी, ध्यान देना उर्वशी दो है, एक है कविता और एक है नाटक। तो जयशंकर प्रसाद की है कविता, उर्वशी दोनों ही आती हैं परीक्षा में। हाँ जी, हाँ जी, रुक जाओ, पहले उर्वशी को समझ लो, उसके बाद झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये चारों ही हैं। उपन्यास है इनका कंकाल, ये पूछा जाता है। इनकी कहानी में इंपॉर्टेंट है आकाशदीप, पुरस्कार, आंधी, ठीक है, और छाया, ये इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, एक बात मैं ये जो बोल रही हूँ कि एक बार इन्हें पढ़ लेना, इनका मतलब ये नहीं है कि आपको इन कहानियों को जाके पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि इतना पढ़ना है आपको कि जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन है? कंकाल। कहानी आकाशदीप किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। पुरस्कार किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ऐसे पढ़ना है। कभी पता चले कि यहाँ पे टेंशन लेते रहो कि मैम ने कहा है सारे उपन्यास पढ़ने हैं, सारी कविता पढ़नी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि एक स्टूडेंट एक बार ऐसे ही सदमे में आ गया था, इसलिए बता देना सही है। उसने कहा मैडम ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे। मैंने कहा क्यों? कि इतनी इन्हें पहले तो ढूंढेंगे कहाँ से, और फिर इनको पढ़ना है और ये सारी चीज। मैंने कहा अरे तुम कुछ और ही समझ गए हैं, ठीक है। इसके बाद नाटक है इनका अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इनमें से तो आपका ध्रुव स्वामिनी और ये आता है नाटक पढ़ने के लिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सबसे पहली कविता सरोज स्मृति, ठीक है, रेखांकित कर लीजिए। और इसके साथ एक चीज और लिखिए, ऐसे पूछ लिया जाता है कि सरोज स्मृति किसकी याद में लिखी गई है। तो इन्होंने, सरोज इनकी पुत्री का नाम था, ठीक है, तो अपनी पुत्री की याद में इन्होंने लिखी है ये कविता सरोज स्मृति। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा है कि उनकी ये कविता अपनी पुत्री की याद में लिखी गई है, ठीक है। राम की शक्ति पूजा, रेखांकित कर लीजिए, कुकुरमुत्ता और गरम पकौड़ी। इनकी कविता इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजों को एक बार पढ़ लेना। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का जो इम्पोर्टेंट है, निहार, रश्मि, नीरजा व सांधे गीत, ठीक है, और यामा, इसके लिए इनको पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। यामा किसका है? महादेवी वर्मा का। ये कई बार प्रश्न आया है। इसको सही कर लो, गलत लिखा हुआ है ये। अतीत के चलचित्र पूछ लिया जाता है और पथ के साथी, ये संस्मरण है इनका। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में कला और बूढ़ा चांद, ये इंपॉर्टेंट है, रेखांकित कर लीजिए। वीणा इंपॉर्टेंट है, और युगांत और युग वीणा, तीनों को उसके बाद एक बार पढ़ देना, छोड़ देना। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की कविता में हुंकार और रेणुका, ये इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी, धूप और धुआं, और नाटक है इनका उर्वशी, ठीक है। अभी हमने उर्वशी देखा था, जयशंकर प्रसाद की कविता है, और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की क्या है उनका नाटक, ठीक है। ये ध्यान देना दोनों, और ये इंपॉर्टेंट है, आते हैं परीक्षा में, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है ना इस वजह से। इसके बाद निबंध में अर्धनारीश्वर, इनका निबंध दिनकर जी का। अज्ञेय जी, सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, ठीक है, इनका नाम है पूरा, और आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है अज्ञेय जी का पूरा नाम बताइए। तो सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। अज्ञेय इनका टाइटल नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा, इनका टाइटल क्या है? वात्स्यायन। इनके पिताजी का नाम है हीरानंद। तो पहले ऐसे रखता था, पुत्र के नाम के बाद पिताजी का नाम, उसके बाद टाइटल होता था। अज्ञेय जी ने अपने नाम के आगे अज्ञेय खुद लगाया था, क्योंकि ये कहते थे कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं पूरी तरह से अज्ञेय हूँ, नहीं जानने वाला। तो ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपने आप को अज्ञेय मानता है उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है ये इस जीवन में, इस संसार में। और जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, उससे ज़्यादा अज्ञानी कोई
नहीं है। क्योंकि ऐसा मानना कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ या मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, यही मूर्खता होती है। क्योंकि जो ज्ञानी है उसको ये पता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ जानने वाला सिर्फ एक ही है और वो है ईश्वर, और उसके अलावा इसके लिए कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने अपने नाम के आगे अज्ञेय लगा लिया था, अपनी हर कविता के आगे अज्ञेय ही लिखते थे। इनकी कविता आती है अषाढ़ वीणा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंगन के पार द्वार, ये इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष टुकड़ों में लिखा हुआ है, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा दो। ठीक है, उपन्यास में नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी। बाकी चीज़ों को याद रख लेना एक बार। ठीक है, इम्पॉर्टेंट तो इनकी कविताएं ही ज़्यादा हैं। असाध्य वीणा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। असाध्य वीणा जो कविता है वो बिल्कुल असाध्य वीणा के जैसी ही है जो कहानी कही गई है। कहानी के सम्राट मुंशी प्रेमचंद। पहला प्रश्न तो यही हो जाएगा, कहानी के सम्राट निम्न में से किसको कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद को। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, सबको ये पूरा इंपॉर्टेंट है इनका उपन्यास। समझ गए, कोई भी पूछा जा सकता है। इनका अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? इनका उपन्यास जो अधूरा रह गया, मंगलसूत्र। ठीक है, मंगलसूत्र किसने पूरा किया? इनके पुत्र ने, मुंशी प्रेमचंद के पुत्र ने। ठीक है, इनकी कहानी वो मुझे याद नहीं है ना। कहानी बूढ़ी काकी, ईदगाह, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, कफन, अलग योद्धा, ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर, सौत, बेटों वाली विधवा, यहाँ तक। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कहानी। उसके बाद भी कहानियाँ इम्पोर्टेंट हैं। इन्होंने 100 से भी ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, आप लोगों में से कितने लोगों ने कफन कहानी पढ़ी है? कफन पढ़ी है? कफन कहानी और शतरंज के खिलाड़ी नहीं पढ़ते? पढ़ लेना, बहुत अच्छी है, आपको पता चलेगा। शतरंज के खिलाड़ी, आप ये कहेंगे कि ये प्राणी आखिर क्या थे? ये शतरंज खेलने में, मतलब ऐसे ना, 2 मित्र थे जो शतरंज खेलने की इनको बहुत ज़्यादा आदत थी, और हर टाइम सुबह दोपहर शाम जब देखो तब शतरंज 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 के, जैसे आप लोगों को पबजी का भूत चढ़ा हुआ है ना, वैसा ही भूत इनको शतरंज का चढ़ा हुआ था। अब ऐसा होता है कि राज्य पर आक्रमण हो जाता है, तो राजा ने सब ये कहा, अनाउंसमेंट कर दिया कि जितने भी लोग हैं सबके सब अब युद्ध में आएंगे। तो आपको पता है कि जैसे आज आप सेना रखते हो, वैसे पहले लोग सेना नहीं रखते थे। तो पहले क्या होता था कि राजा एक समय समय पर प्रशिक्षण देता था जो किसान हुआ करते थे और जो पशुपालक होते थे, तो वो सैनिक का काम करते थे, जो पैदल चलने वाले। तो वो हर टाइम पे सैनिक नहीं होते थे। उनका ये था कि वो एक दिन में या दूसरे दिन या तीसरे दिन वो आएंगे, प्रशिक्षण करेंगे, तलवारबाजी उनको सिखाई जाती थी, पर वो बाकी अपना काम करेंगे, खेती करेंगे जिसको खेती करनी है, और जो पशुपालन। तो उसी तरह से था। और फिर होता था कि कहीं युद्ध पे चलना है तो नगाड़ा बजा के अनाउंसमेंट सुनाया जाता था और सब लोग आ जाते थे। तो ऐसे ही इनको तलवारें दी गई और कहा कि आपको युद्ध में चलना है। तो ये दोनों के दोनों इतने निकम्मे हो चुके थे शतरंज खेलते खेलते कि इन्होंने कहा कि अरे क्या युद्ध में जाना है, एक खंडर में जाके बैठ गए अपनी अपनी तलवार रख के साथ में, और शतरंज खेलते खेलते दोनों की बाजी इस तरह से आ गई कि एक हारने लगा और एक जीतने लगा। तो दोनों का झगड़ा बढ़ने लगा, और झगड़ा इस तरह से बढ़ गया कि आपस में ही तलवार उठा के एक दूसरे को मार दिया। इसलिए कहानी है, पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो हाँ, मिल जाएगी, आप डाल देना शतरंज के खिलाड़ी, मिल जाएगा गूगल पे आपको। तो और जो ये कफन है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो कहते हैं ना, पेट की भूख जो होती है वो ऐसी होती है कि घर में लाश पड़ी हुई है
जो इसमें नायक है उसकी पत्नी की, लेकिन वो यानी जो वो औरत है जो मर चुकी है, उसका पति और उसका ससुर दोनों जाते हैं गांव में उगाई करने के लिए। बहुत गरीब हैं, बुरी तरह से गरीब हैं, कुछ होता नहीं है कफन के लिए भी। तो गांव में उगाई करते हैं कि कफन देना है उसको, तो कुछ पैसा दे दो, तो लोग दे देते हैं। और मार्केट में जाते हैं कफन वाले की दुकान पे, तो कुछ कपड़े का बताता है, तो कहता है इतना महंगा, इतना महंगा। और ये करके फिर बाद में उससे कहते हैं अरे पूरी जिंदगी तक तो उसको कुछ मिला नहीं, अब मर गई है तो उसको इतना महंगा कफन देंगे, चल आ एक तरफ से कुछ खाना पीना खा लेते हैं। उन्होंने कहा बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, तो खाना पीना खाने के साथ साथ शराब भी खरीद लेते हैं, शराब भी पी लेते हैं। और खा के फिर कहते हैं कि अरे जब वो सड़ेगी और बदबू आएगी तो गांव वाले अपने आप ही उसका वो कर देंगे, हम तो यहाँ खाते हैं, उसको आशीर्वाद दो, वो मरते मरते हमको भरपेट भोजन दे गई। और ये कहानी कुछ इस तरह से, मतलब ये है कि किसी के, आप देख सकते हैं कि भूख जो होती है पेट की, वो किस तरह की स्थिति पैदा कर देती है कि उन्हें खाने से ज़्यादा कुछ चीज़ दिख ही नहीं रही है। तो ये भी बहुत अच्छी कहानी है, अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखा है बहुत ही सटीक और एकदम ना यथार्थ। इनकी ऐसी कौन सी कहानी है जिसको आप ये कहें कि ये अच्छी नहीं है? बूढ़ी काकी अगर आप लिखेंगे तो ये भी एकदम से मतलब मन को विचलित कर देने वाली कहानी है। पर इनकी कुछ कहानियों में और इनके कुछ उपन्यास में एक खास चीज़ है कि उन्होंने जब भी कहा है लास्ट में वो जो विलन जिसको दिखाया गया है उसमें हृदय परिवर्तन करा देते हैं। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न भी बन जाता है कि हृदय परिवर्तन करा देने वाला कवि तो लेखक तो वो प्रेमचंद जी आते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी को लास्ट होते होते समझ में आ गया था कि अगर पाठक को हृदय परिवर्तन करा के अगर सुखांत दे दिया तो उसके अंदर फिर बदलाव की भावना जो है वो नहीं बचेगी। तो इसीलिए उन्होंने अपना जो गोदान है उसमें दुखांत लिखा है। सुखांत और दुखांत का मतलब समझते हो? प्रश्न कभी आ सकता है। सुखांत का मतलब होता है वो कहानी या वो कथा या वो कहानी जिसका अंत सुख के साथ हो, और वो कहानी जिसका अंत दुख के साथ हो वो क्या कहलाता है? दुखांत कहलाता है। यानी जिस मूवी में हीरो मर जाए या हीरोइन मर जाए, तो इसी तरह से, तो ऐसे ही गोदान में समस्या का कोई समाधान नहीं दिखाया उन्होंने, समस्या को समस्या छोड़ दिया है। तो ये भी पूछा जाता है कि अपने पूरे जीवन काल की शैली को जिसमें उन्होंने बदला है वो उपन्यास कौन सा है? गोदान। गोदान के बारे में एक और प्रश्न आ जाता है कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने जिस उपन्यास में एक से अधिक समस्याओं को एक साथ उठाया है वो कौन सा उपन्यास है? गोदान। क्योंकि उन्होंने गोदान में जो जमींदारी की समस्या है उसको भी उठाया है, बाल विवाह की समस्या उसे भी उठाया है, विधवा विवाह की समस्या उसे भी उठाया है, और जो गरीबी है वो तो उनकी इसमें मुख्य ही है, और जो कुछ समाज में कुरीतियां हैं उनको भी उन्होंने एक साथ उठाया है, तो वो गोदान है। ठीक है। इसके बाद मोहन राकेश के बारे में आता है इनका उपन्यास अंधेरे बंद कमरे। कहानियों में इनकी इंपॉर्टेंट है एक और जिंदगी। एक और जिंदगी, एक और जिंदगी के बारे में एक आता है कि ये मोहन राकेश की अपनी जिंदगी की कहानी है। एक और जिंदगी, और जो आधे, देखो आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, ये इंपॉर्टेंट है। आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत इनका मुख्य है। पैरों तले की जमीन इनका अधूरा रह गया था। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास में जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है मुक्ति बोध। कहानियों में हत्या और अपना अपना भाग्य, ध्रुव यात्रा और पाजेब, ये इम्पोर्टेंट है इनकी कहानी। ये जो अकाल पुरुष लिखा हुआ है, पुरुष की स्पेलिंग सही कर लो, ये बड़ा ऊ लिखा हुआ है, छोटा ऊ आएगा। दुष्यंत कुमार
साए में धूप और दोहरी जिंदगी। नाटक है और मसीहा मारा गया, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सक्सेना का पूरा नाम, ठीक है, पूछ लिया जाता है इसमें। कविता है खुंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, ठीक है। उपन्यास में है पागल कुत्तों का मसीहा। अब ये पता नहीं होता कि इनका ये पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास है या कहानी। मैंने इसे काफ़ी सर्च करने की कोशिश की, मुझे ये करेक्ट मिला ही नहीं। इनकी कृतियों में आता है, कहानी में भी लिखा हुआ है, उपन्यास में भी लिखा हुआ है। हाँ, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट लगा रही हूँ ना, तो ये कलेक्शन होता है, जैसे लाइब्रेरी है ना कहीं पर, वहाँ मिलती है। आज का समाज कैसा हो गया, अगर आप ये देखो, आज के टाइम में लोग किताबें कहाँ पढ़ते हैं, आज के टाइम में लोग सुनना या देखना पसंद करते हैं। और एक बात ये कहूँ कि जो हमारे समाज के ये डायरेक्टर हैं ना, बेवजह की अपना बुद्धि चलाते रहते हैं। अगर ये इन लोगों के राइट लेकर और इन कहानियों को भी अगर कॉपी करना शुरू कर देना, तो समाज के अंदर ना बहुत एक अच्छा साहित्य दे सकते हैं और समाज को बहुत अच्छी सीख दे सकते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि लोग कहाँ अपनी चीज़ें बनाते हैं, बहुत कम ही है डायरेक्टर जो ऐसी कुछ चीज़ लेके आते हैं। देखो फणीश्वर नाथ रेणु, अगर आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे ना, अगर ये आदत डाल लें आप अपने जीवन में, तो ये समझिए कि आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन ज़िंदगी कैसे जीनी है ये ज़रूर मिल जाएगा। अब ये बताइए, हर मनुष्य के जीवन में कष्ट है, जो हमारे आसपास जो परेशानियां होती हैं, यानी जो परेशानी आती है, जिन्हें आप समस्या कहते हैं, वो समस्या हर प्राणी के जीवन में आती हैं। और जिसकी जैसी चाहत होती है, जिसके जितने बड़े गोल होते हैं, उसकी समस्याएं उतनी बड़ी और छोटी होती हैं। अगर आप एक रिक्शे वाले के बारे में बात करेंगे, तो रिक्शे वाले के लिए जो समस्या है वो इतनी समस्या है कि उसको ये फिक्र होगी कि आज रात को चीनी नहीं बची, तो वो इसी बात की चिंता करेगा, आज रात को चीनी नहीं बची, चीनी लेके आनी है। और चीनी लेके आने के लिए देखेगा तो उसकी जेब में पैसे नहीं होते, तो उसकी समस्या कितनी है, उतनी ही है। अगर कोई व्यक्ति ये जीवन में ये सपना देख रहा है कि मुझे आईएएस बनना है, तो उसके जीवन में समस्या उसी स्तर की होंगी। अगर कोई ये सोच रहा है कि मुझे पीएम बनना है, तो उसके जीवन में समस्या उसी लेवल की होंगी। तो कभी भी एक बात तो हमेशा याद रखना कि समस्याओं से कभी घबराना मत। अगर कोई मुसीबत आपके पास आ रही है, आपके जीवन में है, तो मुसीबत का समय ऐसा होता है कि उस समय आपको हो जाना है, अपनी रफ्तार धीमी करनी है। आपको ये सावधानी से सोचना है कि ये जो समस्या आई है, ये समस्या मेरे किस कृत्य की वजह से आई है, मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिसका दुष्परिणाम ये है। या तो आपको पता चल जाएगा, तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे, गिल्टी फील करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि मैं आगे भविष्य में इस तरह की चीज़ कभी नहीं दोहराऊंगा। वहाँ पे आपको क्या होगा, एक सीख मिलेगी। आपको अगर ये पता चलता है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया, लेकिन फिर भी ये अचानक से क्यों आई है, तब ये सोचना कि तो फिर भविष्य में, निकट भविष्य में कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए ये प्रॉब्लम आई है। अब मुझे देखना है कि मुझे यहाँ से क्या सीखना है। तो आपको वहाँ से ये सीखना होता है कि जो वो समस्या है, उस समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे। फिर एक समय जब गुजर जाएगा वो बुरा समय, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि अरे, अगर ये बुरा दिन नहीं आता तो ये नहीं होता। कभी कभी आपके जीवन में ऐसा होता होगा कि आप किसी परिस्थिति को ऐसे खोजते होंगे, कहते हैं ना, कोसते होंगे कि अगर ये होता तो ऐसा हो जाता, ये नहीं होता तो ऐसा हो जाता, मेरे जीवन में अगर ये नहीं होता तो मैं आज यहाँ होता। फिर वहाँ पे अगर कोई पॉइंट आया, थोड़े आगे बढ़ते हैं, तो फिर कहते हैं नहीं, मेरे जीवन में वो हुआ तो मैं वहाँ पहुँचा, और मैं वहाँ पहुँचा तो मैं वहाँ से यहाँ पहुँचा, बहुत खुशी का। तो आपके जीवन में जब आप अपने जीवन की चीज़ों को देखते हैं, तो आपको खुद ही वो चीज़ पता चलती है कि कितना मेरे लिए अच्छा हुआ और कितना बुरा हुआ।
जैसे मान लो अगर मैं एक उदाहरण अपने जीवन का कहूँ कि आज की डेट में अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि मैम आप अपने जीवन से कितनी संतुष्ट हैं, तो मैं ये कहूँगी कि मैं मेरे जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आप अपने जीवन में आपने जो संघर्ष देखे हैं, आप अपने जीवन के किस संघर्ष को अपने जीवन से निकाल के फेंकना चाहेंगी, तो ये सवाल अगर आपने मुझसे 2 साल पहले किया होता तो शायद मेरे पास बहुत सारे ऐसे हिस्से थे अपनी ज़िंदगी के जिसे मैं ये कहती कि मैं इस वाले हिस्से को अपनी जीवन से निकालना चाहूँगी। लेकिन मैं आज जिस जगह पे हूँ मैं ये कहती हूँ कि नहीं, मैं मेरे जीवन का एक एक हिस्सा भी, छोटा सा एक दिन भी नहीं निकालना चाहूँगी, चाहे वो मेरा कष्ट से भरा था, चाहे वो मेरा कितनी विपदा से भरा था, चाहे वो मेरी कितने सुख से भरा था। क्योंकि मुझे ये पता है कि आज मैं जिस जगह पर हूँ, अगर वो दिन ना होता तो मैं आज इस दिन में ना होती, स्थिति कुछ और होती। तो मैंने अपने जीवन से ये वाली चीज़ सीखी है कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या अगर आ रही है तो वो समस्या हमको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सही पहुंचाने के लिए आती है। ठीक है, बहुत बेचैनी हो रही है तुम लोगों को, है ना, कभी चीजें। कोई बात नहीं बेटा, निकल लो अब, ठीक। तो क्योंकि मुझे भी ऐसे फालतू, आपको वही बात है कि मार पीट के टांड पे बैठाओगे तो क्या गिल्लड़ रखाएगा। तो मार पीट के आपको अगर कुछ सिखाऊंगी भी तो आप क्या ही सीखोगे। ठीक, तो जाओ, निकलो निकलो, क्लास है, निकलो, जाओ 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 जाओ। आप में से कितने लोगों की क्लास है? तो जिनकी क्लास है वो इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, अगर जाना चाहते जाएं, मैं 10 मिनट और लूंगी। देखो, इसमें लगाया आपने मैला आंचल, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? मैला आंचल। इसके बाद पंच लाइट, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सबको एक बार पढ़ना। हरिवंश राय बच्चन, इनकी जो कविताएं में हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधु के नाम से जो इनकी आती हैं, ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। नीड़ का निर्माण फिर ये आत्मकथा है इनकी। धर्मवीर भारती की रचनाओं में आता है अंधा युग, और गुनाहों का देवता इनका उपन्यास है। कहानी है इनकी इंपॉर्टेंट, गुल की बन्नो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निबंध आता है ठेले पर हिमालय, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, पूछ लिया जाता है। वृंदावन लाल वर्मा की रचना है झांसी की रानी और मृगनयनी, ये इंपॉर्टेंट है, झांसी की रानी, ये पूछ लिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में अगर जानना चाहते हो तो ये उपन्यास पढ़ सकते हो। नागार्जुन की कविताओं में है शासन की बंदूक, शासन की बंदूक और हरिजन गाथा, युग धारा, ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाओं में चांद का मुंह टेढ़ा है, बाकी सबको एक बार पढ़ लेना। भगवती चरण वर्मा की रचना, उपन्यास है चित्रलेखा। भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा इनका एक काफी इंपॉर्टेंट उपन्यास है, ठीक है, पूछा जाता है ये परीक्षा में। महाभोज मन्नू भंडारी का, आपका बंटी, कहानी में मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर और यही सच है। राहुल सांकृत्यायन,
राहुल सांकृत्यायन का जो इम्पोर्टेंट है वो है यात्रा वृत्तांत, ठीक है। इनको घुमक्कड़ कवि कहा गया है, तो इनके यात्रा वृत्तांत जितने भी हैं ना सारे। कमलेश्वर की रचनाएं, इनका उपन्यास है तीसरा आदमी, एक और चंद्रकांता और कितने पाकिस्तान। तीसरा आदमी, एक और चंद्रकांता, ठीक है। ये तीसरा आदमी पे एक मूवी बनी हुई है, मैं, मेरी पत्नी और वो, ठीक है, इसी उपन्यास पे बनी है वो। तो इसमें जो वो होता है ना, यानी तीसरा आदमी जो है वो शक है, जो लेखक है उसका, कि वो शक है जो तीसरा आदमी, उसे हमेशा ऐसे ही लगता रहता है, होता निकलता कुछ भी नहीं है। एक रुकी हुई जिंदगी इनकी कहानियों में से। उपन्यास में गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, उपेंद्र नाथ अश्क का। देखो, मैं अगर ये चाहती तो आपको ऐसे ही छोड़ सकती थी, पर ये मैंने आपको ना अंतिम समय पे आपको जो करना है ना अभ्यास, परीक्षा से 2 दिन 3 दिन जब रह जाए तब उस टाइम पे उठा के जो मैं आपको रेखांकित करवा रही हूँ इनको याद करके चले जाना, ठीक है। पहले ही ये वाला पॉइंट अभी बताऊंगी कि किस स्तर पे याद करना है आपको, अभी बस थोड़ा इधर निशान लगवा रही हूँ ताकि आप इन्हें देख सकें। इसके बाद यहाँ पर इसमें देखिए जोंक, किनका है ये? उपेंद्र नाथ अश्क का है ना, हाँ, जोंक। यशपाल की रचनाओं में दिव्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके उसमें पूछा जाता है, यूपीएससी और पीसीएस में भी आती है उपन्यास पढ़ने के लिए। इनका दिव्या काफी ज्यादा पूछा जाता है। भीष्म साहनी, चीफ की दावत कहानी, कभी कभी तुलना आ जाती है, बूढ़ी काकी, मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी और चीफ की दावत, लगभग एक जैसी कहानी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। ये चीफ की दावत इनका, ये बूढ़ी काकी प्रेमचंद का लगाया नहीं था हमने, ये तुलना के ऊपर बोल रही हूँ ना मैं, काफी एक हद तक कहानी है, तो कई बार कि इस उनके जैसी कौन सी कहानी है ये उस तरह से है ना कि बुजुर्गों का, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आपने देखा होगा जीवन में कि बुजुर्ग उनको तभी तक चाहिए होते हैं जब तक उनसे उनको फायदा हो रहा होता है, जब फायदा नहीं हो रहा तो वो उनको कुत्ते की तरह रखते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही है यहाँ, मतलब दोनों कहानियों में वही है। हरिशंकर परसाई की कहानियों में भोला राम का जीव, ये बहुत ही अच्छी कहानी है, सरकारी डिपार्टमेंट के ऊपर पूरा तरह से कटाक्ष है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, हंसी वाली कहानी है, हंसी आएगी आपको इसमें। एक फरिश्ते की कथा, याद रखना है इसको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का भोला राम का जीव है, ये बोला जाता है, काफी चली थी। और रानी नागमती की कहानी उपन्यास, राजेंद्र यादव की रचना पढ़ लेना इनको एक बार पूरे। मार्कंडेय की रचना, इन्हें भी एक बार पढ़ लेना। रामचंद्र शुक्ल जी की अगर हम बात करें तो ये आलोचक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे आलोचक हैं, लेकिन ये लेखक बिल्कुल अच्छे नहीं है। इन्होंने कुछ कविताएं लिखी, वो भी इनकी अच्छी नहीं, इन्होंने अपनी चीज़ों को मतलब अपनी की अपने आप ही आलोचना कर दी कि नहीं ये सब नहीं है और अच्छा, मतलब उसी तरह से। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो एक आलोचक होता है जो दूसरों में नकल निकालता है वो खुद कर सके, वो खुद उस चीज़ को नकल निकालने में ज़्यादा अच्छे हैं, तो ऐसा ही है ये। इनका निबंध है चिंतामणि, और चिंतामणि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही हो तो चिंतामणि खरीद के अपने सिराने रख लेना, आपको नींद आ जाएगी। अच्छा, ये चीज़ जो है ये मजाक वाली बात है कि ऐसे चिंतामणि को अगर आप लेके बैठोगे, उसका आधा पृष्ठ पढ़ोगे, उतने तक आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। नींद आने का मतलब है कि कुछ समझ में ही नहीं आएगा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। तो इसीलिए
हमारे सर कहते थे कि जिसको नींद ना आने की परेशानी हो तो वो चिंतामणि को अपने तकिए के नीचे रख ले, और कहते थे कि और अगर लगे कि नींद नहीं आ रही है तो अपने आप से कहना उठाऊं चिंतामणि, तुरंत नींद आ जाएगी। तो इस तरह की उनकी जोक रहता था इस पे। चलो देखो, इसमें विष्णु प्रभाकर की है अर्धनारीश्वर उपन्यास है इनका। जीवनी है आवारा मसीहा, ठीक है, ये शरद चंद्र की जीवनी है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचनाओं में एक बार पढ़ लेना। कृष्णा सोबती, बादलों के घेरे, जीवन नामा, ये इम्पोर्टेंट है। कहानी इनकी परिंदे, ऊषा प्रेमवदा की कहानियों में जिंदगी और गुलाब के फूल कहानियां हैं इनकी ये, और मछलियां, ठीक है। ये तो थे आपके आधुनिक कुछ रचनाकार जिनकी रचनाएं थी, जिनमें से हमें कुछ पढ़ना है, मतलब एक बार पढ़ना है, इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद आधुनिक काल की कुछ अन्य रचनाएं आ गई, जैसे मान लो ये कविता बची। इस कविता में से कुछ ऐसे पॉइंट हैं हमारे, मतलब कुछ ऐसी कविताएं हैं जिनको आपको एक बार पढ़ना है। इनमें से यानी वो जो लेखक हैं वो पूरी तरह से इम्पोर्टेंट नहीं थे, लेकिन उनकी कोई कोई कृति जो है वो इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। तो इनमें से याद रखना, इनको एक बार पढ़ लेना। मैं देखती हूँ अगर इसमें कोई, जैसे ये हरि नारायण व्यास का पूछ लिया जाता है मृग और तृष्णा, इसको रेखांकित कर लो। उपन्यास में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, इसमें आगे लिख लो, इसे माना जाता है कि हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास इसको कहा गया है। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूछ लिया जाता है। चंद्रकांता के बारे में एक और आता है कि तिलस्मी कहानियां जिसमें लिखी गई हैं वो कौन सा उपन्यास है, तो वो चंद्रकांता है। तिलस्मी मतलब जादू टोने की जिसमें बात की जाए। चंद्रकांता वो उपन्यास है जिसकी मूल कृति पढ़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में हिंदी सीखी गई थी। मतलब ये इसका जो कहते हैं ना, इसका जादू इस तरह से सर चढ़ के बोला था जब ये उपन्यास आया कि इसके लिए बहुत ज़्यादा हिंदी सीखी गई। तो आपसे ऐसा प्रश्न किया जा सकता है कि निम्न में से वह कौन सा उपन्यास है जिसको ओरिजिनल पढ़ने के लिए या अपनी मूल रूप में पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी भाषा को सीखा, तो वो है चंद्रकांता। इसके बाद शरद चंद्र का देवदास, इसको रेखांकित कर लो। ये वही है जो देवदास मूवी बनी है, इसी पे बनी है वो मूवी, पुरानी भी और नई भी, दोनों दो मूवी बनी है ना देवदास की, इसी के ऊपर है वो, बस थोड़ा परिवर्तन कर दिया है जगह का, नाम का, इस तरह से। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद का, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। इलाचंद जोशी का इम्पोर्टेंट है सन्यासी, सन्यासी ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। वैशाली की नगरवधु, राजकमल चौधरी का मरी हुई मछली, मछली मरी हुई। चलो इसके बाद कहानी में सबसे आ जाती है ईसा अल्लाह खां की कहानी, रानी केतकी की कहानी, इसको प्रथम कहानी के नाम से जाना गया है।
अमरकांत की जिंदगी और जोंक, ये काफी अच्छी कहानी है, ये इम्पोर्टेंट है। शिवानंद सहाय का मतलब कृष्ण और सुदामा नाटक, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल, बाकी सबको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। एकांकी, और इन सब में वैसे ये एकांकी तो इतने ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको एक बार पढ़ लेना जो इसमें बचा हुआ है। अब इसके बाद सीधे आ जाओ आप, ये सब चीज़ें जितनी दी है ना नीचे जा रही हैं, इनको सबको एक बार जरूर अभी पढ़ के रख लेना, ठीक है, बाद में नहीं। ये जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं इनको जो पढ़ना है विशेष तौर पर, वैसे तो यूपी वालों के लिए तो उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना एक बार जरूर, क्योंकि प्रश्न जो आपको लास्ट में जो 5-6 प्रश्न है ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनको अगर पूरा लेके आना है तो इसे पढ़ना होगा। एमपीएसआई वाले छात्रों को ये पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि उनकी परीक्षा में पत्र और पत्रिकाएं स्पेशल दी हुई होती हैं, तो ये सारी पढ़नी है जो दी हुई हैं विस्तार से पत्रिकाएं। हिंदी में सर्वप्रथम, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे ना आप डालो इसमें दूसरे नंबर पर, यहाँ लिख लो दूसरे नंबर पर, ये जो पॉइंट दिखा है ना हिंदी में सर्वप्रथम, इसके सामने लिख लो दूसरे नंबर पर, इसके सामने। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ताकि आपको पहले नंबर पे कौन सा याद रखना है करना है वो मैं बताऊंगी। हिंदी में सर्वप्रथम वाला जो है पॉइंट, इसे दूसरे नंबर पर याद करना है आपको, दूसरे नंबर पर, ऐसे इसमें लिख लो। जितना भी ये प्रथम है, अब आता है पुरस्कार, यहाँ लिख लो पहले नंबर पर, ठीक है, आए नहीं, पहले नंबर पर। आपकी परीक्षा में पुरस्कार से प्रश्न आ जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, हिंदी के लिए सबसे पहला पुरस्कार अगर हम बात करें, अब इसमें ये पूछा जाएगा कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, 24 भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। पहली बार ये पुरस्कार 1955 में दिया गया था, तो 1955 में पहली बार किसको दिया गया, हिम तरंगिणी, काव्य का मतलब है कविता, ठीक है, जो काव्य लिखा है, किसको, माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है, ठीक है, 1955 में। तो आपकी परीक्षा में सबसे पहला वाला जो होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहला किसे दिया गया, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सन पूछ सकता है कि पहला किस सन में हुआ, तो इसके बाद बस पहला ही इम्पोर्टेंट होता है, दूसरे पे अब वो नहीं आता। लेकिन ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट किस आधार पे हैं, ये इस आधार पे हैं कि देखो ये ऐसी चीज़ है जो शायद आप उस एंगल से नहीं सोचते, लेकिन परीक्षक को तो पता होता है। हमने अभी तक जो मैंने आपको निशान लगवाए, वो निशान हमने क्यों लगाए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कौन सा होता है, जिसे जो अपने ज़माने में फेमस रहा होता है, ठीक है, जिसको जनता ने हाथों हाथ लिया होता है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। और जिसको जनता ने हाथों हाथ लिया होता है उसके पुरस्कृत होने की संभावना बढ़ती है, या फिर जिसके अंदर बहुत अच्छा साहित्य लिखा गया है उसके पुरस्कृत होने की संभावना बढ़ती है। तो इसीलिए मैंने ये पहले नंबर पे कहा है, यहाँ होंगे आपके एक पंथ दो काज। पहला तो आपको ये पता चलेगा कि किस किस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और दूसरा आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब कैसे पढ़ना है, जैसे मान लो लिखा है पद्मावत संजीवनी व्याख्या, ये व्याख्या है किसकी, वासुदेव शरण अग्रवाल की, तो आपको इसे इस तरह से पढ़ना है। जैसे यहाँ हम बात करेंगे कि कला और बूढ़ा चांद, आगे काव्य लिखा है, काव्य का मतलब है कविता, ये किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की है।
जैसे भूले बिसरे चित्र उपन्यास है किसका, भगवती चरण वर्मा का, तो इनको मिला है वो ये पुरस्कार। तो इस तरह से आपको ये सारा याद करना है। अब पहले नंबर का मतलब ये है कि अगर मैंने जो अभी तक आपको जो कुछ भी बताया, अगर वो नहीं पढ़ना चाहते तो इसको तो आपको पहले जरूर ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें से संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है परीक्षा में आने की। अब इसमें आएगा वर्तमान का, ठीक है। अब यहाँ पे 2020 का दिया है, 2021 में किसको मिला है अभी इसमें अपडेट नहीं है, वो मैं आपको आज अपडेट करके कल लिखवा दूंगी उसको कि 2021 का किसको मिला है। तो 2020 में जो मिला तो ये टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 में ये संकलन आया था, उसको दिया गया। तो ये मशहूर साहित्यकार अनामिका, ठीक है, उनके संकलन को ये दिया गया। और हिंदी में ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि हिंदी में पहली बार किसी महिला को कविता संग्रह के लिए ये पुरस्कार मिला है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस बात से आपसे प्रश्न कर सकता है कि हिंदी साहित्य में कौन सी पहली महिला है जिसको ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। इसके बाद आता है व्यास पुरस्कार, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान में हम देखेंगे कि हिंदी भाषा में भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए डॉक्टर रामविलास शर्मा को ये 1991 में मिला है। तो ये तब से शुरू हुआ है। अब फिर इसके बाद पहला इम्पोर्टेंट होगा सन के साथ, बाकी सारे फिर इम्पोर्टेंट होंगे कृति और उसके रचनाकार के नाम से। तो ये सारे आपको पढ़ने होंगे। और फिर लास्ट में अंतिम आ जाएगा 2020, यानी जो लेटेस्ट चल रहा है, यानी अगर आप जैसे एक साल आगे भी बढ़ते हैं तो आपको उस साल का खोजना पड़ेगा, ठीक है। तो पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी उपन्यास प्रोफेसर शरद पगारे को 2020 में मिला है ये। उसके बाद आता है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा ये क्या होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये हिंदुस्तान में जितनी भी भाषाएं हैं, ठीक है, जो 22 भाषाएं हमारी आती हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी भी एक साहित्य के जो मतलब बहुत चाहे वो हिंदी का हो या किसी का, मतलब किसी भी भाषा के साहित्यकार के पूरे जीवन काल में जो उसने लिखा है अपना, उस आधार पे उसको ये पुरस्कार दिया जाता है कि उसने कितनी बेहतर से बेहतर कृतियां लिखी हैं उस आधार पे। तो इसमें अलग अलग बदलते रहें, कितनी राशि होती है, वर्तमान में कितनी है, वो सारी चीज़ लिखी हुई है, ये सबको आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ये पुरस्कार पहले मिलता था, यानी हम अगर 84 से पहले की बात करें तो उस समय ये किसी एक रचना के लिए मिल जाता था, लेकिन अब 84 के बाद से ये उसके संपूर्ण साहित्य के लिए मिलता है, किसी एक रचना के आधार पर नहीं मिलता। तो यहाँ पे ना 3-4 पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पहला तो ये कि हिंदी साहित्य में पहला पुरस्कार ये किस में, मतलब किसको मिला, तो सुमित्रा नंदन पंत को अपनी चिदम्बरा के लिए मिला, ठीक है। कौन से सन में, ये 68 में, और ये कौन सा था, चौथा था। ये एक पहला पॉइंट आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ये सारे जो हैं वो या इस वजह से हो जाते हैं कि किसको ये पुरस्कार मिला है, तो इम्पोर्टेंट तो है ही, जैसे मैंने आपको यामा बताया था, महादेवी वर्मा का था, ठीक है। तो इस तरह से अब इसके बाद जो 2017 में मिला है वो कृष्णा सोबती को मिला है उनके संपूर्ण साहित्य के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ये है यहाँ पर जो हमने साहित्य के बारे में देखा ये पूरा हो जाता है। अब इसमें आपको कैसे याद रखना है कि जो पुरस्कार के अंदर जितनी भी, देखो एक एक कृति यहाँ यामा तक, बिल्कुल पुरस्कार के पहले से शुरू करके यहाँ तक ये सारी जो है ना, ये आपको सब रटी होनी चाहिए कि ये किसकी है एकदम से। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और देखो मैंने आपको जो दिया है उसमें से भी छान दिया, पहले तो आपके पूरे साहित्य में से छन के आया है और उसमें से भी छान दिया है, तो मैं समझती हूँ कि इतना तो आप कर ही सकते हो अब, ठीक है। तो ये सारी चीज़, तो पहले नंबर पे आपको याद रखना है पुरस्कार, दूसरे नंबर पे क्या याद रखना है, हिंदी में प्रथम, ठीक है, हिंदी में जो प्रथम है उस पॉइंट को याद रखना है। और तीसरे नंबर पर वो जो मैंने पढ़ाया है इससे पहले, जो आपको समझाया है, तो पहले इसको ये करना है, यानी पहला दूसरा तो आपको 100% करना ही करना है। तीसरा वाला ये है कि जो मैंने निशान लगाए उसे कर दो, और चौथे नंबर पर वो जिनको मैंने एक बार पढ़ने के लिए बोला है सबको, ठीक है। तो इस तरह से इसे कर सकते हो। तो ये हमारा जो हिंदी साहित्य का जो काल है वो हमने यहाँ देख लिया। अब जो कल हमारी क्लास होगी वो अपठित गद्यांश की होगी, ठीक।
तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।